चलिए करते स्टार्ट रिवीजन। कौन से मॉड्यूल की? मॉड्यूल नंबर 2, राइट। हम लोगों ने आज बात करना है इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर इक्विटी वैल्यूएशन के बारे में। तो आप लोगों को इक्विटी वैल्यूएशन के अंदर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है वो कौन से टॉपिक्स पर आने वाले हैं, तो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर आप लोगों का ग्रोथ मॉडल, राइट, जिसके अंदर आप लोगों के 2 स्टेज 3 स्टेज एच मॉडल, करेक्ट, इस पर क्वेश्चंस आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रह सकते हैं, करेक्ट। तो स्टार्टिंग से अगर मैं बात करूं कि इक्विटी वैल्यूएशंस के अंदर आप लोगों ने क्या सीखना है, तो आप लोगों ने सीखना है कि हम कैसे करंट प्राइस निकालें या कैसे हम प्राइस डिटरमाइन करें कि क्या प्राइस होना चाहिए किसी इक्विटी शेयर की। तो इसके लिए हमारे पास कुछ मॉडल है जो कि हम लोग यूज़ करने वाले। तो कौन कौन से मॉडल है हमारे पास इक्विटी वैल्यूएशन करने के लिए? तो इक्विटी वैल्यूएशन करने के लिए हमारे पास 3 मॉडल होते हैं। पहला मॉडल होता है तुम्हारा प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक। प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक, आप एक प्रेजेंट वैल्यू के बेसिस पर क्या करते हो, इक्विटी का वैल्यूएशन करते हो, जिसे हम प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक या प्रेजेंट वैल्यू मॉडल बोलते हैं। दूसरा हमारे पास होता है मल्टीप्लायर मॉडल। सेकंड जो मॉडल होता है वो होता है हमारे पास मल्टीप्लायर मॉडल, जहाँ पर हम लोग कुछ पीई रेशियो का इस्तेमाल करके क्या करते हैं, प्राइस डिटरमाइन करते हैं। और तीसरा तरीका होता है हमारे पास एसेट्स बेस्ड वैल्यूएशन मॉडल, assets based valuation model, right? So we have 3 different kinds of model for calculating equity price, or we can say for equity valuation कि हमारे इक्विटी का क्या वैल्यू चल रहा है। नाउ पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक के अंदर। तो प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक के अंदर हम लोग 2 मॉडल सीखने वाले हैं। एक है आप लोगों का जो कि डिविडेंड वैल्यूएशन से रिलेटेड है, जहां हम लोग डिविडेंड को क्या करते हैं, डिस्काउंट करते हैं। तो उस टेक्निक को हम लोग नाम देते हैं डिविडेंड डिस्काउंट टेक्निक, राइट। क्या नाम देते हैं उसे हम? डिविडेंड डिस्काउंट टेक्निक, जहां पर हम लोग डिविडेंड की वैल्यू को क्या करते हैं, डिस्काउंट करते हैं। और एक होता है आपका डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक। दूसरा होता है आपके पास डिविडेंड या फिर डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक। और जैसे हम लोग बात करते हैं किसकी, डिविडेंड डिस्काउंट टेक्निक की, तो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल के अंदर हम लोग आइदर इसके अंदर हम लोग सिंगल पीरियड मतलब वन टाइम के लिए इसको क्या कर सकते हैं, डिस्काउंट कर सकते हैं, या मल्टी पीरियड के लिए भी कर सकते हैं। सिंगल पर्टिकुलर पीरियड के लिए डिस्काउंट करना हो या फिर मल्टी पीरियड के लिए डिस्काउंट करना हो डिविडेंड के अमाउंट को, तो हम दोनों भी मॉडल से क्या कर सकते हैं, वैल्यूएशन कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोग अगर नेक्स्ट बात करें, हमारे पास एक डिस्काउंटेड कैश फ्लो के अंदर ग्रोथ मॉडल भी होते हैं। जो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल है उसी के अंदर हम लोग कुछ मॉडल है जिसे हम लोग नाम देते हैं ग्रोथ मॉडल, राइट। कौन सा मॉडल? ग्रोथ। और फिर ग्रोथ मॉडल के अंदर हम लोग कुछ ऑथर्स ने ग्रोथ मॉडल के बारे में बात कर रखी है, जैसे कि गॉर्डन ग्रोथ मॉडल। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ग्रोथ मॉडल के अंदर भी हम लोग फिर ग्रोथ मॉडल के अंदर भी हम लोग देखते हैं कि भाई ग्रोथ कैसे हो रही है, 1 स्टेज हो रही है, 2 स्टेज हो रही है, 3 स्टेज हो रही है। तो इसके अंदर भी ग्रोथ मॉडल के अंदर भी हम लोग 2 स्टेज ग्रोथ मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे, 2 स्टेज ग्रोथ के बारे में। उसके अलावा मल्टी स्टेज, आप 3 भी बोल सकते हो या फिर मल्टी स्टेज भी बोल सकते हो। तो हम लोग मल्टी स्टेज ग्रोथ के बारे में बात करेंगे और हम लोग एच मॉडल के बारे में भी बात करने वाले हैं, करेक्ट। फिर देन इसके बाद ये सारे मॉडल्स ख़त्म करने के बाद फिर हम लोग हमारे जो जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक के, इसके अंदर हमको सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। बहुत बड़ा काम नहीं रहने वाला है, इसके अंदर कोई स्पेसिफिक फार्मूलेज नहीं है। और अगर मैं मल्टीप्लायर प्राइस मॉडल की अगर बात करूँ तो इसके अंदर फिर हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें सीखना है। इसके अंदर हम लोगों ने पीई रेशियो कैसे निकलता है, प्राइस अर्निंग रेशियो, ये सीखना है। उसके अलावा हम लोगों ने प्राइस टू सेल्स रेशियो सीखना है। उसके अलावा प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो सीखना है, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो।
एंड उसके अलावा प्राइस टू कैश फ्लो रेशो सीखना। और उसके अलावा फिर हम लोगों ने ये जो नेट असेट्स मेथड है हमारी, तो नेट असेट्स मेथड के अंदर हम लोग नेट असेट्स निकालना सीखते हैं। जो हमारी एसेट्स होती है, एसेट्स में से हम कुछ एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो हमें क्या पता चलता है, हमें पता चलता है हमारा नेट असेट्स, और नेट असेट्स को हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ शेयर से। तो हमें क्या पता चल जाता है, हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू, जिसी को हम क्या बोलते हैं, इक्विटी का वैल्यूएशन बोलते हैं, राइट। तो ये तो पूरा मैंने इस पूरे चैप्टर का एक ट्री डायग्राम के फॉर्म में या फ्लो चार्ट बनाया है कि क्या क्या इस पूरे के पूरे यूनिट में चीज़ें कवर्ड होने वाली हैं। सो वन बाय वन हम सारी चीज़ों को क्या करते हुए चलते हैं, कवर्ड करते हुए चलते हैं। नाउ मैंने सबसे पहले बात की आप लोगों के साथ डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल को लेकर, जिसको हम लोग प्रेजेंट वैल्यू मॉडल भी बोलते हैं, जिसे हम लोग क्या भी बोलते हैं, प्रेजेंट वैल्यू मॉडल, या इसी को आप लोग किस नाम से भी जानते हो, डिविडेंड। इसके अंदर हम लोग पहले पढ़ेंगे डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, जहां पर हमें जो डिविडेंड मिल रहा है उसे हम क्या करेंगे, डिस्काउंट करेंगे, एक्सपेक्टेड रेट से क्या करेंगे, डिस्काउंट करते हुए चलेंगे, राइट। अगर फॉर एग्जांपल के लिए सिंगल पीरियड वाला अगर केसेस है जहां पर आपको वन पीरियड, मतलब कि आपने इस साल लिया है एंड इस साल के एंड में जाकर बेच दिया है, तो वैसे कंडीशन में आपका वैल्यूएशन कैसे निकलेगा। अगर आपको किसके लिए निकालना है, फॉर सिंगल पीरियड अगर आपको वैल्यूएशन करना है, एक सिंगल पीरियड के लिए अगर वैल्यूएशन करना है आपको, तो सिंगल पीरियड वैल्यूएशन आप किस तरीके से कर सकते हो। तो यहाँ पर प्राइस निकालने का तरीका है, जो डिविडेंड आपको मिला है उसको डिस्काउंट कर दो 1+R से, एंड उसके अलावा जो भी एंड पे प्राइस चल रहा है उसको भी डिस्काउंट कर दो आप 1+R से डिवाइड करके। तो ये आपका सिंगल पीरियड क्या निकल गया, प्राइस निकल गया। कि अगर सिंगल पीरियड वैल्यूएशन, अगर सिंगल टर्म्स के लिए अगर आपको करना है तो आपने ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना चाहिए। अगर मल्टी पीरियड वैल्यूएशन मॉडल की अगर हम बात करें, इसकी मल्टी पीरियड वैल्यूएशन मॉडल की, सेम ही काम यहाँ भी करने हैं। मल्टी पीरियड वैल्यूएशन के अंदर भी आपने सेम ही काम करना है, बस अब फर्क इतना होगा कि अब जब आपको प्राइस निकालना होगा तो आपको डिविडेंड कोई एक साल का नहीं दिया होगा, डिविडेंड कंटिन्यूसली 2 साल 3 साल 4 साल अलग अलग हो सकते हैं, राइट। तो डिविडेंड अगर पहले साल का मिला तो उसको 1 साल के लिए डिस्काउंट करेंगे। फॉर एग्जांपल दूसरे साल डिविडेंड मिला तो उसको दूसरे साल के लिए डिस्काउंट करेंगे। अगर डिविडेंड तीसरे साल में मिला आपको तो 3 साल के लिए डिस्काउंट करेंगे, एंड सो ऑन। ये कब तक चलते रहेंगे, आपका n नंबर ऑफ टाइम्स तक के, राइट। जब तक कि आपको क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है तब तक के लिए आप ये सेम डिविडेंड को क्या करते हुए चलोगे, ऐड करते हुए चलोगे। एंड एट द एंड जब ये आपके सारे डिविडेंड आपस में ऐड हो जाएंगे, इन सबकी क्या मारना रहेगा आपने, टोटल। एट द एंड इन सबकी क्या करना रहेगा, टोटल। इसलिए मैं यहाँ सीधा सीधा अगर फॉर्मूला अच्छा इसमें ये तो हो गया डिविडेंड को लेकर, एंड डिविडेंड के बाद आपको इसमें जो प्राइस चल रही, जो भी एट द एंड प्राइस चल रही होंगी, राइट, तो उसको भी डिस्काउंट करना पड़ेगा। सेम मल्टीपल ईयर तक के आपने डिविडेंड को डिस्काउंट किया, और एट द एंड प्राइस जो चल रही है आप उसको भी तो डिस्काउंट करोगे। तो P डिवाइडेड बाय 1+R टू द पावर n, मतलब हम क्या कर रहे हैं, अल्टीमेटली सारे वैल्यूज का प्रेजेंट वैल्यू ले रहे हैं और सबको एट द एंड ऐड कर रहे हैं। इसी फॉर्मूले को अगर मुझे दूसरे अंदाज में लिखना हो तो इसी फॉर्मूले को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, इसी को लिख सकता हूँ मैं P0 इज इक्वल टू समेशन, जो डिविडेंड जो मुझे मिल रहा है, मैं सिर्फ D1 ना लिखते हुए इसको सीधा डिविडेंड लिखता हूँ। सारे डिविडेंड जो हमें मिले हैं उनको हमने क्या किया है, 1/R डिस्काउंट करके सबका सम कर दिया, एंड उसमें प्लस कर दिया हमने जो भी हमें प्राइस मिली है उसको डिस्काउंट करके। तो ये भी हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला लिखने का एक तरीका हो सकता है। हालांकि अगर डिविडेंड की अमाउंट कांस्टेंट है तो फिर कोई इशू नहीं है। अगर डिविडेंड की अमाउंट कांस्टेंट है तो फिर हमारे पास इसी को निकालने का एक और तरीका हो सकता है। अगर ये डिविडेंड की अमाउंट कांस्टेंट है तो हम सीधा सीधा डिविडेंड इंटू PVIF भी कर सकते हैं, एन्यूटी फैक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो भी हमें प्राइस एट द एंड मिलने वाला है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, डिस्काउंट कर सकते हैं पर्टिकुलर ईयर के साथ, राइट। सो हमें क्या पता चल जाएगा, प्राइस। तो ये भी आपके पास क्या है, एक तरीका है जहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राइस निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आप लोगों के पास कि क्वेश्चन के अंदर जो नेक्स्ट आप लोगों के पास मॉडल है वो है जीरो ग्रोथ मॉडल। नाम से ही समझ में आ रहा है
कि इस मॉडल के अंदर किसी भी प्रकार का क्या नहीं हो रहा होगा, डिविडेंड के अंदर ग्रोथ नहीं हो रहा होगा। सो जो डिविडेंड जीरो ग्रोथ मॉडल है, अगर मुझे जीरो ग्रोथ मॉडल से क्या करना है, अगर वैल्यूएशन करना है तो भैया डिविडेंड के अंदर कोई ग्रोथ ही नहीं है, तो उसको मैं सीधा सीधा अगर मुझे प्राइस जानना है तो मैं डिविडेंड डिवाइडेड बाय जो मेरे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, मैं सिंपली उससे डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या पता चल जाएगा, जीरो ग्रोथ मॉडल से मेरा कितना वैल्यू निकलना चाहिए या प्रेजेंट वैल्यू क्या निकलना चाहिए, मुझे वो पता चल जाएगा। करेक्ट। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि ग्रोथ मॉडल के अंदर फिर हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ते हैं वो किसके बारे में पढ़ते हैं, ग्रोथ मॉडल। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रोथ मॉडल, और ग्रोथ मॉडल के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे गॉर्डन ग्रोथ मॉडल की। गॉर्डन ग्रोथ मॉडल की, जिन्होंने बोला था कि अगर ग्रोथ कांस्टेंट रेट से होता हो, ग्रोथ कैसा होता हो, एक कांस्टेंट ग्रोथ हो रही है, मतलब एक स्पेसिफिक रेट से ग्रोथ हो रहा है, मतलब कि एक ग्रोथ का रेट है एंड थ्रू आउट द पीरियड वही ग्रोथ रेट चल रहा है। तो अब ऐसे कंडीशन में आपने कैसे अपनी प्रेजेंट वैल्यू या फिर कैसे आपने अपना प्राइस निकालना है, तो दो तरीके हैं आपके पास। एक तरीका क्या है, D0, मतलब जो आपका आज आपको क्या मिला है, डिविडेंड मिला है, उसको मल्टीप्लाइड कर दो ग्रोथ फैक्टर के साथ तो आपको क्या पता चल जाएगा, नया विथ ग्रोथ नया डिविडेंड क्या आता है, इसी को हम लोग D1 भी बोल सकते हैं। एंड फिर इसको क्या कर दो, डिस्काउंट कर दो। ठीक है, अब ऐसा जितने साल हो रहा है उतने साल के लिए करो। फॉर एग्जाम्पल अब सेकेंड ईयर में फिर वही जो भी आपको डिविडेंड मिला था, ग्रोथ रेट तो कांस्टेंट है आपका, तो अभी लेकिन दूसरे साल में ग्रोथ होकर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल 10 रुपये डिविडेंड था और उस पर 10% का ग्रोथ है, तो 10 रुपये तो D0 हुआ, लेकिन उस पर 10% का अगर मैं ग्रोथ ऐड करूं तो 1 रुपये, मतलब कि जो फर्स्ट ईयर के एंड में जो डिविडेंड बनेगा वो कितना बन जाएगा, 11 रुपये। अब अगली बार जब सेकेंड ईयर में जब डिविडेंड मिलेगा तो फिर उसमें और 10% की ग्रोथ है, ग्रोथ रेट कांस्टेंट है, तो अब वो 1 रुपये 10 पैसे ग्रोथ होकर आपको 12 रुपये 10 पैसे मिलेगा एंड सो ऑन, ये प्रोसेस चलते रहेंगे। तो ग्रोथ जो कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल है वहाँ पर आप क्या करोगे, D0 इंटू 1 + G⁻², और उसी को डिस्काउंट कर दो जितने सालों के लिए आ रहा है। करेक्ट। फर्दर D0 1 + G⁻³ एंड 1 + R⁻³ एंड सो ऑन, ये प्रोसेस क्या होते रहेंगी आपकी चलते रहेंगी, राइट। तो यहाँ से आपको क्या पता चलेगा, यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपके डिविडेंड का एक वैल्यू कितना आ रहा है, राइट। एक डिविडेंड का प्राइस कितना आ रहा है, आपको डिस्काउंट करने के बाद आपको ये चीज़ पता चल जाएंगी। एंड जब सारे आपने डिविडेंड की वैल्यूज पता कर लिया, उसके बाद अगर आपको एट द एंड प्राइस पता है तो फिर आपको प्राइस को भी क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंट करना पड़ेगा। जो प्राइस चल रहा है अगर इफ पता है तो आप प्राइस को भी क्या कर दोगे, 1 + R⁻, जो भी ड्यूरेशन के लिए दिया होगा। या फिर इसका अल्टरनेटिव तरीका हमारे पास एक और है, अगर हमारा डिविडेंड कांस्टेंट है तो हम लोग सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, D0 इंटू 1 + G, अगर आपको मल्टीपल पीरियड नहीं दिया है, सिंगल पीरियड दिया है तो हमने D1 फाइंड कर लिया, और R - G, मतलब कि जो हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वहाँ से अगर हम ग्रोथ को माइनस कर दे तो भी हमें हमारा क्या पता चल जाएगा, हमारा प्राइस पता चल जाएगा। इसी को लिखने के लिए ऐसा भी लिखा जा सकता है, D1 / R - G, क्योंकि यहाँ पर नोट D1 का मतलब ही क्या होता है, D1 = उसका मतलब ही होता है D0 इंटू 1 + ग्रोथ। करेक्ट। तो आप लोगों को गॉर्डन ग्रोथ मॉडल के अंदर अगर देखा जाए तो एग्जाम्स में अगर क्वेश्चन आते हैं सिंगल पीरियड के रहे तो ये वाला फॉर्मूला आप लोगों ने क्या करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पर होप सभी को जो शॉर्ट यहाँ पर मैं एब्रीविएशंस या फिर जो यहाँ पर जो नंबर डिनोटिंग जो वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ उसका फुल फॉर्म सभी को पता होगा। D0 स्टैंड फॉर करंट डिविडेंड, G स्टैंड फॉर ग्रोथ रेट, R स्टैंड फॉर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, P0 स्टैंड फॉर जो भी आपके करंट या प्रेजेंट वैल्यू होती है उसको हम लोग P0 से डिनोट करते हैं। करेक्ट। नाउ इसके बाद फिर हम लोगों ने आगे बढ़ा था और इसके बाद हम लोगों ने बात किया था किससे रिलेटेड, हम लोगों ने मल्टी स्टेज जो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल है उसकी बात किया था, यानी कि अलग अलग ग्रोथ की बात किया था, मल्टी ग्रोथ की बात किया था, मल्टी पीरियड ग्रोथ की बात किया था। क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि ग्रोथ का रेट कांस्टेंट हो और ग्रोथ हमेशा एक रेट पर ही हो, ग्रोथ रेट बदल सकते हैं, राइट। तो हम लोगों ने मल्टी स्टेज ग्रोथ की बात किया था, हम लोगों ने इसके बाद किसकी बात किया था, मल्टी स्टेज ग्रोथ मॉडल्स की बात किया था। और मल्टी स्टेज ग्रोथ मॉडल के अंदर सबसे पहला हम लोगों ने जो देखा था वो था हमारा 2 स्टेज ग्रोथ मॉडल, 2 स्टेज ग्रोथ मॉडल।
और 2 स्टेज ग्रोथ मॉडल के अंदर देखो, अगर आपको नॉर्मल ग्रोथ मॉडल समझता है तो 2 स्टेज ग्रोथ मॉडल के लिए फॉर्मूला डिराइव्ड करना है, फॉर्मूला बनाना इट्स नॉट अ बिग डील, राइट। कैसे फॉर्मूला बनेगा? अगर आप 2 स्टेज ग्रोथ मॉडल के लिए अगर क्या कर रहे हो, फॉर्मूला डिराइव कर रहे हो, तो d0 इंटू 1 प्लस जी टू दी पावर, अब जितने भी सालों के लिए दिया रहेंगे फर्स्ट ग्रोथ रेट है, क्योंकि अब यहाँ पर 2 स्टेज के अंदर आपके पास 2 अलग अलग ग्रोथ रेट होंगे, तो पहले ग्रोथ रेट को हम G1 से डिनोट करेंगे और सेकंड ग्रोथ रेट को G2 से डिनोट करेंगे। तो जैसे मैं d0 इंटू 1 प्लस जी टू दी पावर, अब जितने भी साल के लिए दिया हो सकता है पहला ग्रोथ आपका 4 साल तक चल रहा हो, 3 साल तक चल रहा हो, तो जितने भी साल तक चल रहा हो उतने साल के लिए आप क्या कर लो, इसको कंपाउंड कर लो, मतलब कि हर साल वैल्यू को बढ़ाते हुए चलो, करेक्ट। तो इन सब का समेशन चाहिए, या तो आप आइदर इंडिविजुअल करोगे सॉल्ट, और इंडिविजुअल करना ही ज़्यादा सही रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें कैश फ्लो हर किसी साल की अलग होती है, तो डिस्काउंट करने के लिए अच्छा रहता है, राइट। तो समेशन हमें लेना है किसका, d0 इंटू 1 प्लस जी टू दी पावर n का, एंड इसको हम डिस्काउंट कर देंगे किससे, 1 प्लस r टू दी पावर n। लेकिन ये तो सिर्फ आपको डिविडेंड के सिंगल फेज के ग्रोथ के बारे में पता चला। जब इसके आगे मुझे सेकेंड फेज का अगर लेना हो तो मेरे पहले फेज का डिविडेंड जहाँ भी एंड हुआ है वापस मैंने वहीं से शुरू करना है, d0 इंटू 1 प्लस जी1 टू दी पावर n, लेकिन इसके साथ और क्या ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस जी2, यानी कि सेकेंड ग्रोथ फेज भी आ जाएगा, एंड आर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न माइनस जी2 एंड द होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर टू दी पावर n। तो ये आप लोगों का क्या है, फॉर्मूला। लेकिन जब हम सॉल्व करेंगे तो एक्चुअल में इस फॉर्मूले को तो लिखते समय ऐसे लिख देंगे, लेकिन हमें सॉल्यूशन करते समय ये सब इंडिविजुअल निकालना होता है। जैसे d0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर टू दी पावर, जैसे पहला साल है तो 1 साल के लिए डिस्काउंट होगा, अच्छा इसमें क्या कर देंगे 1 प्लस जो भी फर्स्ट फेज का ग्रोथ रेट होगा। अगर दूसरे साल में मान लो जो आपका ग्रोथ 1 था, मतलब कि जो पहला 10% का ग्रोथ रेट दिया तो फॉर 3 ईयर्स के लिए बोला है उसने, तो वो क्या आपको क्या करना पड़ेगा, ये सेम चीज को 1 प्लस जी1, अब ये सेकेंड ईयर के लिए आप वही डिस्काउंट ले रहे हो, करेक्ट। फिर तीसरे साल के लिए भी वही करोगे, 1 प्लस जी1 टू दी पावर 3, 1 प्लस आर टू दी पावर 3, और अब यहाँ से आपका क्या हो गया, ये पहला फेज खत्म। क्यों? क्योंकि ग्रोथ 1 बोल रहा है 3 साल तक है, तो 3 साल तक आपने उसको डिस्काउंट करते हुए चला। नाउ अब जब चौथे साल में पहुंचोगे तो चौथे साल के लिए पहले डिविडेंड निकालना पड़ेगा, और चौथे साल से बोलता है कि इनफाइनाइट ग्रोथ रेट को 1 दे दिया आपको, तो अब वो कैसे पता चलेगा आपको, लास्ट ये जो भी आपका डिविडेंड निकला है वो यहाँ पर आ जाएगा आपका, क्योंकि अब यहाँ से आगे डिविडेंड आएगा जो भी आपको ग्रोथ रेट दिया होगा, 1 प्लस जी2 डिवाइडेड बाय r माइनस जी2 एंड द होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस r टू दी पावर, जो भी आपका जैसे लास्ट ईयर कितना 3 था तो टू दी पावर 3। तो इस तरीके से, यानी कि पहले फेज के लिए ये दूसरे फेज के लिए, दोनों को ऐड कर दिए तो 2 स्टेज का हमें क्या पता चल गया, ग्रोथ मॉडल का फॉर्मूला। इसी तरीके से आप 3 स्टेज के लिए भी बना सकते हो, ठीक है, बड़ा काम नहीं है 3 स्टेज के लिए बनाना। तो 3 स्टेज या इसी को मल्टी स्टेज भी बोलते हैं, इसी को क्या भी बोलते हैं, मल्टी स्टेज या फिर 3 स्टेज। एक बार आप फॉर्मूला बनाने का कॉन्सेप्ट हमने हालांकि डिटेल क्लासेस के अंदर भी सीख रखा है, अगर आपने फॉर्मूला बनाने का लॉजिक एक बार सीख लिया ना तो आपको सिंगल पीरियड है, 2 स्टेज है, 3 स्टेज है, फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि डिस्काउंट करना है अपने को, किसको, डिविडेंड को। तो मल्टी स्टेज या 3 स्टेज के अंदर अगर मैं बात करूं, अगर यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, 3 स्टेज ग्रोथ मॉडल की अगर बात करना है, ग्रोथ मॉडल, तो अब यहाँ पर आपके पास क्या होगा, G1 होगा, G2 होगा, G3 होगा। पहला जो ग्रोथ रेट होगा वो एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए दिया होगा, सेकंड ग्रोथ रेट एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए दिया होगा, और जो थर्ड ग्रोथ रेट होगा वो इनफाइनाइट पीरियड के लिए होगा, फॉर एवर के लिए होगा। तो नाउ अब ऐसे कंडीशन में कैसे करना है आपको, जैसे मैंने बोला कि जो ग्रोथ 1 है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ग्रोथ 1 है वो 2 साल के लिए दिया हुआ है, तो ठीक है पहले उसको सॉल्व कर लेंगे, d0 इंटू 1 प्लस जी1 टू द पावर 1, इसको डिस्काउंट कर देंगे, और 2 साल के लिए बोला था जो ग्रोथ 1 है, तो फिर से 1 प्लस जी1 टू दी पावर 2, 1 प्लस आर टू दी पावर 2। अब मान लो जो अब यहाँ से अब सेकेंड ईयर का ग्रोथ रेट शुरू हो जाएगा, तो सेकेंड ईयर का ग्रोथ रेट उसने जो भी XYZ परसेंटेज दिया होगा और बोलता है 3 साल के लिए, कितने साल के लिए, 3। पहला वाला ग्रोथ रेट बोला 2 साल के लिए, अब बोलता है दूसरा जो ग्रोथ रेट है वो 3 साल तक के कांस्टेंट रहेगा, तो ठीक है भाई। अब हम यहाँ से वापस जहाँ पर ये एंड करेंगे वहीं से इसकी शुरुआत करेंगे, ठीक है, और इसमें क्या मल्टीप्लाइड कर देंगे फिर 1 प्लस जो भी अब सेकेंड ग्रोथ रेट है, अब यहाँ से ग्रोथ रेट आ गया, लेकिन ये भी 3 साल तक जाने वाला है, तो इसका भी नोन है हमें पीरियड,
तो ये पहले साल के लिए हम डिस्काउंट कर रहे हैं। और ये जो नीचे में जो डिवाइड करेंगे ये पहला साल था, ये दूसरा साल था, ये तीसरा साल है। प्लस D0 1 प्लस G1 टू द पावर 2 multiplied by 1 plus G2 to the power 2 and divided by 1 plus R to the power 4, and so similarly 1 plus G1 to the power 2 and 1 plus G2 to the power 3 whole divided by 1 plus R to the power 5। यानी कि मेरा ये समझ लो, ये पहला फेज निकला, ये मेरा दूसरा फेज निकला, और तीसरा है जहाँ से इन्फिनाइट हो जाता है वहाँ के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये लास्ट ये डिविडेंड था आपका, तो D0 इंटू 1 प्लस G1 टू दी पावर 2 इंटू 1 प्लस G2 टू दी पावर 3। नाउ अब यहाँ से मेरा ये जो थर्ड ग्रोथ है ये इन्फिनाइट पीरियड के लिए, तो इन्फिनाइट पीरियड वाले के लिए कभी भी टू दी पावर कुछ नहीं आता, बस खत्म यहाँ पर, डिवाइडेड बाय R माइनस G3 एंड द होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस R टू दी पावर 5। ये थर्ड फेज और जो इन्फिनाइट पीरियड जो फेज है उसके लिए यहाँ पर क्या निकल जाएगा, वैल्यू निकल जाएगा। तो आपको 1 पीरियड बोले, 2 पीरियड बोले, 3 पीरियड बोले, चलो हालांकि सिलेबस में है नहीं, लेकिन अगर अब आपको लॉजिक समझ गया है तो अगर मैं आपको 4 स्टेज ग्रोथ मॉडल दे दूँ, मैं अगर आपको 4 स्टेजेस दे दूँ ग्रोथ की, तो भी आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूँ कि जो ग्रोथ 1 है वो 2 ईयर्स के लिए है, राइट। ग्रोथ 2 है आपका 1 ईयर के लिए, ठीक। ग्रोथ 3 का कोई रेट है, मैं बोलता हूँ ये अगेन 2 ईयर के लिए है, और उसके बाद से ग्रोथ 4 है ये इन्फिनिटी पीरियड के लिए। तो अब ऐसे कंडीशन में आप कैसे खुद ही फॉर्मूला ड्राफ्ट कर सकते हैं, वेरी सिंपल, राइट। थोड़ा देखने में लगता है कि यार कितना बड़ा फॉर्मूला है, लेकिन अगर लॉजिक समझ चुका है तो फॉर्मूला कोई बड़ा नहीं है। चलो अगर मैं 4 स्टेज, हालांकि आएगा नहीं 4 स्टेज एग्जाम में, डोंट वरी, लेकिन ये 4 स्टेज वाला भी कॉन्सेप्ट अगर और दिमाग में बैठ गया तो 3 स्टेज 2 स्टेज में अपने आप अप्लाई कर सकते हो। देखो मेरा ग्रोथ 1 कितने साल के लिए था, 2, तो पहले उसको डिवाइड, मुझे क्या करना है, डिस्काउंट D0 इंटू 1 प्लस G1 टू द पावर 1, इसको डिस्काउंट कर दिया 1 ईयर के लिए, प्लस D0 1 प्लस G1 टू द पावर 2, ये दूसरे साल के लिए हो गया, मतलब पहला वाला फेज का हिसाब खत्म, ठीक है। यहाँ पर पहले वाले फेज का हिसाब खत्म। अब प्लस, अब मैं दूसरे फेज की शुरुआत कर रहा हूँ, और दूसरा फेज सिर्फ 1 ही साल तक चलने वाला है। तो हमेशा याद रखना, जैसे ही पहला फेज खत्म हुआ और दूसरे फेज में जाओगे तो जो ये लास्ट आपका डिविडेंड निकला होगा वो यहाँ से कंटिन्यूटी में आ जाएगा आपका 1 प्लस G1 टू दी पावर 2, और ये मल्टीप्लाइड किसके साथ हो गया, 1 प्लस G2 टू दी पावर 1, क्योंकि 1 ही साल के लिए भी हम डिस्काउंट कर रहे हैं, यहाँ पर पहला ही साल है ये, 1 प्लस R टू दी पावर 3। अच्छा सेकेंड फेज 1 ही साल का था इसलिए यहीं पे खत्म हो गया क्या, अगर ये 2 साल का होता तो और यही सेम काम करता, बस इसके पावर में 2 ले लेता और इधर टू दी पावर 4 हो जाता। अच्छा अब मैं तीसरे फेज पर आ गया, अब तीसरे फेज का ग्रोथ रेट 2 ईयर तक का है, ठीक है। तो अब मैं इसमें पहले ये जो लास्ट फेज में जो खत्म हुआ था वो डिविडेंड ले लूंगा, D0 1 प्लस G1 टू दी पावर 2, 1 प्लस G2 टू दी पावर 1, और नाउ अब ये मेरा ग्रोथ 3 भी आ जाएगा, 1 प्लस G3 टू दी पावर 1, और डिवाइडेड बाय 1 प्लस R टू दी पावर 4, करेक्ट। और उसके बाद ये 2 साल तक का था, ये तो भी 1 साल का हुआ और 1 साल का, तो D0 1 प्लस G1 टू दी पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस G टू दी पावर 1 और 1 प्लस G3 टू दी पावर 2, क्योंकि पावर 1 यहाँ पर आ चुका है, ये सेकेंड ईयर के लिए निकाल रहे हैं इसका, डिवाइडेड बाय 1 प्लस R टू दी पावर 5, यानी कि आपका थर्ड फेज भी हो गया, ठीक है। टोटल 5 साल हो गए होंगे, 2 1 3, ये 2 साल, ये 1 साल और ये 2 साल, मतलब 5 साल। लास्ट अब इन्फिनिटी वाले पीरियड पर आ गए हम। अब इन्फिनिटी वाले पीरियड पे कैसे करेंगे, लास्ट जो भी डिविडेंड आया था वो एज इट इज लिख लेंगे, मतलब कि D0 इंटू 1 प्लस G1 टू दी पावर 2 इंटू 1 प्लस G2 टू दी पावर 1 और 1 प्लस G3 टू दी पावर 2, और क्या मल्टीप्लाइड हो जाएगा 1 प्लस G4, करेक्ट। अब ये इन्फिनिटी पीरियड के लिए तो इसके पावर में कुछ नहीं आएगा, डिवाइडेड बाय ये 4 है, डिवाइडेड बाय R माइनस G4 एंड द होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस R टू दी पावर 5। अभी सबको सिंप्लीफाइड करना है, आंसर आ जाएगा। यानी कि ये बोलने और समझाने का इंटेंशन ये है कि आपको देखने में फॉर्मूला बड़ा दिख रहा हो, लेकिन फॉर्मूले का लॉजिक बहुत इजी है और आप खुद से क्या कर सकते हैं, फॉर्मूले को ड्राफ्ट कर सकते हैं। तो ये आपके मल्टी स्टेजेस से रिलेटेड चीज हो गई, करेक्ट। नाउ फिर इसके बाद आप लोगों को एग्जाम में H मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। किससे रिलेटेड,
एच मॉडल से रिलेटेड आपको एग्जाम्स में क्या हो सकता है, क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर एच मॉडल से रिलेटेड आता है तो एच मॉडल जनरली क्या बोलता है कि स्टार्टिंग का जो शॉर्ट टर्म में जो आपका प्रॉफिट रहेगा ना वो एबनॉर्मल रहेगा, बड़ा प्रॉफिट रहेगा। तो हम लोग हमेशा एबनॉर्मल प्रॉफिट को जीए से डिनोट करेंगे। जीए मतलब कि अबाउ द नॉर्मल। अगर कोई प्रॉफिट आपका क्या हुआ है, अबाउ द नॉर्मल रेट पर हुआ है, और जनरली अबाउ द नॉर्मल यानी कि एबनॉर्मल प्रॉफिट जनरली शॉर्ट टर्म में होता है, ठीक है। और हमेशा लॉन्ग रन में आके आपका ग्रोथ रेट नॉर्मल हो जाता है। जब भी लॉन्ग रन की बात होती है ना, तो लॉन्ग रन में हमेशा आपका क्या होता है, जो प्रॉफिट है वो नॉर्मल मोड पर आ जाता है। तो नॉर्मल ग्रोथ को हम GN से डिनोट करेंगे, एबनॉर्मल ग्रोथ को हम GA से डिनोट करेंगे, राइट। और आप लोगों को फॉर्मूले के अंदर एक एच वर्ड यूज करना है। तो एच का मतलब होता है जितने भी नंबर ऑफ ईयर्स दिए उसको हाफ करना है। जितना टोटल पीरियड है, टोटल पीरियड को हाफ करना है, तो आपको एच की वैल्यू पता चल जाएंगी, करेक्ट। चलो, और आप लोगों को डी मतलब कि D0 मतलब जो भी करंट आपका डिविडेंड चल रहा हो उसकी भी आपको क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। तो अगर मैं एच मॉडल के अगर फॉर्मूले की बात करूं कि एच मॉडल से हम कैसे निकाल सकते हैं, तो D0 एंड ब्रैकेट में 1 प्लस नॉर्मल ग्रोथ रेट हो गया आपका, करेक्ट, प्लस एच इंटू आपका एबनॉर्मल ग्रोथ रेट माइनस नॉर्मल ग्रोथ रेट। और ये जो D0 है पूरे के साथ ब्रैकेट में, मतलब कि आपको ये पूरा एक साथ पहले सिंप्लीफाइड करना है एंड देन उसके साथ पूरे आखिरी में D0 को मल्टीप्लाइड कर देना है। या इसी को एक और तरीके से लिखा जा सकता है, दोनों टर्म्स को अगर आप सिंप्लीफाइड करो तो D0 इंटू 1 प्लस GN प्लस अगेन D0 इंटू H GA माइनस GN एंड डिवाइडेड बाय, इसको डिस्काउंट करना है किससे, R माइनस जो भी नॉर्मल ग्रोथ रेट है उससे। तो आपके पास दो तरीके इस फॉर्मूले को लिखने का, या तो ऐसा आप पहले ब्रैकेट को सिंप्लीफाइड कर लो, या तो ब्रैकेट में रखो और बाद में सिंप्लीफाइड करो। दोनों भी क्या है, सेम फॉर्मूले हैं आपके क्या निकालने के, एच मॉडल निकालने के, करेक्ट, क्या एच मॉडल निकालने के, राइट। अच्छा, उसके अलावा अगर हम आगे बढ़े और हम नेक्स्ट अगर टॉपिक की तरफ चले, तो नेक्स्ट आप लोगों को डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक है आपके पास। नेक्स्ट कौन सी टेक्निक है आपके पास, डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक। कोई नई टेक्निक नहीं है भाई ये, ठीक है। मैं यहाँ पर सीधा सीधा नोट लिखवा देता हूँ आपको, नोट, दिस इज नॉट अ न्यू टेक्निक, कोई नई टेक्निक नहीं है। आपके पास जो भी कैश आ रहा है, ठीक है, जो भी कैश का इनफ्लो हो रहा है उसको आपने क्या करना है, 1 प्लस आर डिवाइडेड 1 प्लस आर टू द पावर n इसे डिवाइड करते हुए चलना है। अब जितने साल के लिए कैश फ्लो होगा सबके प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। तो इन शॉर्ट ये आपका प्रेजेंट वैल्यू निकालने वाला ही कॉन्सेप्ट है, जिसको हम डिस्काउंट कैश फ्लो टेक्निक बोलते हैं। यानी इन शॉर्ट आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, अपनी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर रहे हो, और जो प्रेजेंट वैल्यू निकल रही है वही आपका प्राइस है। सो दिस इज नॉट अ न्यू मैथड, ये कोई नई मैथड नहीं है। अच्छा, फिर इसके बाद आप लोगों ने, ये तो हो गए पूरे किससे रिलेटेड चर्चा, पूरे फॉर्मूले किससे रिलेटेड हमने डिस्कस किया है, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल से, प्रेजेंट वैल्यू मॉडल के अंदर किया। नाउ कुछ मल्टीप्लायर मॉडल भी हमारे पास। कौन से मॉडल है, मल्टीप्लायर मॉडल, जो कि एग्जाम में आने के चांसेस बहुत 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 कम है इनके, राइट, मल्टीप्लायर मॉडल के। तो मल्टीप्लायर मॉडल के अंदर हम कोई रेशियोज के बेसिस पर कैलकुलेशन करते हैं क्या, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पीई रेशियो, राइट, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पीई रेशियो है, तो हम लोग पीई रेशियो का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं। अगर मैंने पीई रेशियो इस्तेमाल किया तो पीई रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, तो भाई पीई रेशियो इज इक्वल टू मार्केट प्राइस पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर, मार्केट में एक शेयर का भाव क्या चल रहा है, डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर क्या है, अर्निंग पर शेयर क्या है। अगर मान लो आपको पीई रेशियो पता हो और अर्निंग पर शेयर पता हो तो क्या मार्केट प्राइस निकल सकता है क्या, यस। इसी को अगर मैं घुमा दूं फॉर्मूले को, मुझे मार्केट प्राइस निकालना हो, क्या निकालना हो, मार्केट प्राइस पर शेयर अगर मुझे फाइंड करना हो तो कैसे कर सकता हूं, जो भी मेरा ईपीएस है इंटू पी रेशियो कर दूंगा, करेक्ट। तो मुझे क्या पता चल जाएगा, मेरा मार्केट प्राइस पता चल जाएगा, डन, ओके। नाउ अगर मैं बात करूं इसके अलावा अगर ईपीएस निकालना हो वो भी निकल सकता है, ऑब्वियस है। कैसे निकलेगा, अर्निंग पर शेयर, तो अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू पी रेशियो, इधर आ जाएगा, मतलब कि मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय पी रेशियो, डिवाइडेड बाय पी रेशियो। तो बस मैंने फॉर्मूले वहीं के वहीं क्या क्या जम्बल्ड कर दिया, इधर के उधर ट्रांसफर कर दिया। अच्छा, दूसरा आप लोगों के पास
बुक वैल्यू तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है आपको, प्राइस टू बुक वैल्यू, प्राइस बुक वैल्यू रेशियो, जिसको हम लोग शॉर्ट में पीबी रेशियो भी बोलते हैं। जैसे ये पी रेशियो होता है ना, पी का फुल फॉर्म होता है प्राइस अर्निंग, पी का फुल फॉर्म क्या होता है, प्राइस अर्निंग रेशियो, मतलब हम अर्निंग के बेसिस पर प्राइस डिसाइड कर रहे हैं। तो फिर पीबी रेशियो में क्या होगा, बुक वैल्यू के बेसिस पर हम हमारी अर्निंग डिसाइड कर रहे हैं। किसके बेसिस पर, बुक वैल्यू के बेसिस पर। तो पीबी रेशियो का फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, तो पीबी रेशियो इज इक्वल टू मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाई बुक वैल्यू पर शेयर। वेरी सिंपल। जैसा आपने अर्निंग में अर्निंग पर शेयर को डिवाइड किया था, यहाँ बुक वैल्यू में बुक वैल्यू पर शेयर को डिसाइड कर रहे हो। फिर सवाल उठेंगे, सर ये बुक वैल्यू पर शेयर कैसे निकलता है। भाई टोटल नेट एसेट्स निकाल दो कंपनी की क्या कर दो, टोटल नेट एसेट्स निकालो। सर टोटल नेट एसेट्स कैसे निकालते हैं, टोटल एसेट्स में से एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को माइनस कर दो तो पता चल जाएगा कंपनी की नेट एसेट्स या नेटवर्थ कितनी है, और डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ ईयर से, तो आपको पता चल जाएगा आपका बुक नंबर ऑफ ईयर नहीं, नंबर ऑफ शेयर से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो आपको क्या पता चल जाएगा, आपका बुक वैल्यू पर शेयर, और रख दो तो आपको पीबी रेशियो पता चल जाएगा। या आपको पीबी रेशियो दिया है, बुक वैल्यू पर शेयर पता है, तो आप मार्केट प्राइस पर शेयर निकाल सकते हैं। यानी कि यही फॉर्मूले को आप जंबो इधर उधर ट्रांसफर करके भी क्या कर सकते हैं, बाकी की रिमेनिंग 2 चीजें फाइंड कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट, उसके बाद आप लोगों को प्राइस टू सेल्स रेशियो निकालना है। अब होप अगर आपको बता दिया हो तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ ज्यादा आप दिमाग लगाओगे। फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा पीएस रेशियो का, कैसे, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय सेल्स पर, जो भी आपका सेल्स क्या आ रहा है, पर यूनिट बोल सकते हैं हम लोग, या फिर बोल सकते हैं कि जो हमारा पर शेयर के लिए सेल्स आ रहा है, तो सेल पर शेयर, एक शेयर के लिए हम कितने रुपए का सामान बेच रहे हैं। सर अब ये सेल्स पर शेयर कैसे निकलेगा, अगर मुझे क्या निकालना है, सेल्स पर शेयर अगर निकालना है तो मुझे सेल्स पर शेयर ऐसे निकालना पड़ेगा, सेल पर शेयर इज इक्वल टू टोटल सेल, और उसको डिवाइड कर दूं किससे, टोटल नंबर ऑफ शेयर से। तो मेरे को एक शेयर के लिए कितने रुपए का सेल हो रहा है पता चल जाएगा, राइट। अच्छा, और लास्ट चौथा आप लोगों के पास प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो। अब नाम से समझ में आ रहा है, प्राइस कैश फ्लो रेशियो के अंदर हमको क्या करना होगा। अगेन यहाँ पर आप लोगों को जो भी मार्केट में, इसको हम पीसी रेशियो भी बोलते हैं, प्राइस कैश फ्लो रेशियो। तो मार्केट प्राइस जो भी पर शेयर चल रहा है डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे हम लोग, हमारे बिजनेस का जो भी ऑपरेटिंग कैश फ्लो आ रहा है पर शेयर, उससे क्या कर देंगे, डिवाइड। तो हमें क्या पता चल जाएगा, पीसी रेशियो पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा, हमें पीसी रेशियो पता चल जाएगा। तो ये आप लोगों के क्या है, मल्टीप्लायर मॉडल के अंदर यूज होने वाले फॉर्मूलेस है, करेक्ट। ये आप लोगों के प्राइस अर्निंग रेशियोज या फिर प्राइस बुक वैल्यू रेशियो या फिर प्राइस सेल्स रेशियो या फिर प्राइस कैश फ्लो रेशियोज के बेसिस पर भी आप यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हैं, राइट। क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हैं। उसके अलावा लास्ट एक और तरीका हो सकता है जो कि नेट असेट्स मेथड है। लास्ट एक और तरीका होता है, कौन सा, नेट असेट्स मेथड, करेक्ट। तो नेट असेट्स मेथड से भी हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो इक्विटी का वैल्यूएशन कर सकते हैं। नेट असेट्स वैल्यूएशन मॉडल। तो नेट असेट्स वैल्यूएशन मॉडल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, कंपनी की नेट असेट्स फाइंड करते हैं, नेट असेट्स ऑफ द कंपनी and divided by net assets of the company divided by total number of equity share। तो जो आंसर आता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं आपका इंट्रिंसिक वैल्यू। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, इंट्रिंसिक वैल्यू। तो ये भी एक तरीका होता है। और नेट असेट्स ऑफ द कंपनी कैसे निकलता है, हमने थोड़ी देर पहले ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। नेट असेट्स अगर कंपनी की निकालना हो, कहीं किया है क्या डिस्कस, ये जो बुक वैल्यू पर शेयर है ना, ये आपकी नेट असेट्स निकलती है। कैसे टोटल नेट असेट्स निकलती है, तो यहाँ मैंने बताया था कि टोटल एसेट्स में से आप अपनी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को माइनस कर दो, करेक्ट। तो आपको क्या पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा आपका नेट असेट्स कितना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द
इक्विटी वैल्यूएशन, ये सारे के सारे इक्विटी वैल्यूएशन से रिलेटेड क्या है आप लोगों के फॉर्मूलेस, राइट। सो हम लोग एक और सेशन के अंदर इसके क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस गो थ्रू करने वाले हैं, करेक्ट। तो एक काम करते हैं, कंटिन्यूटी में इसी सेशन के अंदर यहाँ पर अभी हम लोग ने जो फॉर्मूलेज वाले पार्ट थे वो डिस्कस किए, इसी सेशन में कंटिन्यू करते हैं। और अभी हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, मतलब कुछ क्वेश्चंस जो इस मॉड्यूल से एग्जाम्स ओरिएंटेड है और एग्जाम्स में आने के उनके क्या होते हैं, चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो मैं आगे हूँ आप लोगों के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ, राइट। और देखते हैं कि इस क्वेश्चंस को कैसे आप लोगों ने सॉल्व करना था। तो एक एक करके अगर हम गो थ्रू करते हुए चले तो पहला सवाल क्या बोलता है, अ कंपनी एक्सपेक्ट्स द अर्निंग 5 रुपीज पर शेयर। कंपनी की आपको क्या दी गई है, अर्निंग दी है क्या, 5 रुपए पर शेयर। एंड बिकॉज दे डू नॉट एक्सपेक्ट टू ग्रो, और कंपनी का एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं है ग्रो करने का, ऑल अर्निंग्स आर पेड आउट एज अ डिविडेंड, मतलब कि इन्होंने पूरा का पूरा अमाउंट एज अ डिविडेंड पे कर दिया, मतलब ये कंपनी का डिविडेंड दिया है क्या, डिविडेंड की अमाउंट पता चल गई। सो ऑल द फ्यूचर डिविडेंड्स आर एक्सपेक्टेड टू 5 रुपए पर शेयर, फ्यूचर डिविडेंड भी 5 रुपए ही रहेगा बोलते हैं, मतलब डिविडेंड का अमाउंट कांस्टेंट है क्या, क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि ग्रोथ नहीं है, मतलब ये जीरो ग्रोथ मॉडल का क्वेश्चन है, राइट। आपको बोलता है द इन्वेस्टर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, और आपको रिक्वायर्ड मतलब कि आर बता रहा है, तो आपको बोलता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टॉक। तो हमें तुरंत समझ में आ गया था कि ये जीरो ग्रोथ मॉडल है, और जीरो ग्रोथ मॉडल के अंदर अगर मुझे प्राइस निकालना हो तो कैसे निकालता हूँ, डिविडेंड डिवाइडेड बाय आर, यही फॉर्मूला होता है। तो डिविडेंड कितना है आपके पास, 5 रुपए, डिवाइडेड बाय आर कितना है 0.10, तो कितना आ जाएगा 50 रुपए, राइट, कितना आ जाएगा 50। तो आपने कैलकुलेट कर दिया वैल्यू ऑफ स्टॉक, क्योंकि ये जीरो ग्रोथ मॉडल था इसलिए हमने ये फॉर्मूला यूज किया, डन। अच्छा, फिर सेकंड पॉइंट में क्या बोलता है, कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द स्टॉक, आपको स्टॉक की प्रेजेंट वैल्यू बताना है। इफ द इन्वेस्टर एक्सपेक्ट टू रिसीव 5 रुपए डिविडेंड फॉर ईच ऑफ 2 ईयर्स, यानी 2 साल तक इनको 5-5 रुपए मिलते रहेगा, एंड सेल देम द स्टॉक फॉर ₹50 इन द ईयर 2, और ईयर 2 में जाकर 50 में बेच देगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हमें कैश फ्लो को डिस्काउंट करना है, तो पहले साल में जो डिविडेंड मिला उसको 1 + r⁻1 से डिस्काउंट करेंगे, दूसरा जो डिविडेंड मिला उसको भी 1 + r⁻2 से डिस्काउंट करेंगे, और दूसरे साल में हमें P1 भी मिल रहा है क्या, तो उसको भी 1 + r⁻2 से डिस्काउंट कर देंगे। तो 5 रुपए डिवाइडेड बाय 1.10⁻1 प्लस 5 रुपए 1.10⁻2 और 50 रुपए 1.10⁻2। तो अगर इसे मैं डिस्काउंट करूं तो 5 रुपए डिवाइडेड बाय 1.10, तो यह आ जाता है आपका 4 रुपीज 55 पैसा, प्लस इसको आप 2 साल के लिए डिस्काउंट करोगे तो ये आएगा 4 रुपीज 13 पैसा, ठीक है। और अगर मैं 50 रुपए को भी करूँ 1.10 1 साल 2 साल के लिए डिस्काउंट, तो ये आ जाता है 41.32 रुपया। और अगर मैं सबको आपस में क्या कर दूँ, ऐड कर दूँ, तो मेरी वैल्यू आ जाती है एग्जैक्टली 50 रुपीज़, ठीक है। मेरी अगेन यहाँ पर एग्जैक्टली वैल्यू कितनी आ जाती है, 50 रुपीज़ मेरी यहाँ पर वैल्यू आ जाती है। तो हमारी वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 50 रुपये हमारी प्रेजेंट वैल्यू। इन जो मुझे जो कैश फ्लो जो मिलने वाला है, ऐसे तो देखने के लिए लग रहा है 5 रुपये मिले, 5 रुपये मिले और 50 रुपये मिले, नॉर्मल देखोगे तो 60 रुपये मिले ऐसा लगेगा, लेकिन उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ रही है, 50, ठीक है। अभी कंफ्यूज मत होना कि सर 50 ही तो उसकी वैल्यू थी, बेटा 60 रुपये मिल रहे, 60 की वैल्यू 50 आई है। अब वो कोइंसिडेंट हो गया कि यहाँ पर उसकी प्राइस भी 50 ही थी, प्रेजेंट वैल्यू भी 50 ही आ रही है, वो एक कोइंसिडेंट है, राइट। चलो, तो होप आपको ये बात क्या हो रही है, समझ में आ गई। पहला वाला क्वेश्चन ये किस पर बेस्ड क्वेश्चन था आपका, ये था आप लोगों का जीरो ग्रोथ मॉडल पर बेस्ड क्वेश्चन था। किस पर बेस्ड था, जीरो ग्रोथ मॉडल पर ये वाला क्वेश्चन आपका क्या था, बेस्ड था। बढ़े आगे, यस सर बिल्कुल बढ़ेंगे सर, आज तो बिल्कुल वंदे भारत की स्पीड में चलना है सर हमने। चलो बढ़ते आगे और नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, ये क्या है क्वेश्चन, यस ये रहा सवाल, वैल्यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शेयर। यस बिल्कुल निकालेंगे, क्या कैलकुलेट करना है, वैल्यू ऑफ शेयर बाय यूजिंग द गॉर्डन ग्रोथ मॉडल। किसका इस्तेमाल करना बोलता है, गॉर्डन ग्रोथ मॉडल। तो गॉर्डन ग्रोथ मॉडल का फॉर्मूला यही था कि या तो आप D1 लिख दो R-G, करेक्ट, यही फॉर्मूला था आपका, या फिर इसको ऐसे ना लिखते हो ऐसा भी लिख सकते हो D0 × 1 प्लस जो भी ग्रोथ रेट दिया होगा आपको डिवाइडेड बाय R-G।
क्या यही हम लोग ने गॉर्डन ग्रोथ मॉडल के अंदर फॉर्मूला डिस्कस किया था? हाँ जी सर। अब देखते हैं इन्फॉर्मेशन क्या क्या दिया है। बोलता है XYZ लिमिटेड हैड अ अर्निंग पर शेयर, ये EPS दिया है क्या आपको? अर्निंग पर शेयर है क्या? और बोलता है इट पेड आउट 52% ऑफ इट्स अर्निंग एज अ डिविडेंड, यानी डिविडेंड कितना पेड करता है? 10 रुपये 16 पैसे का 52% डिविडेंड पेड करता है। तो क्या मैं इसका 52% निकाल दूँ तो मुझे डिविडेंड की अमाउंट मिल जाएंगे? बिल्कुल मिल जाएंगे। 10 रुपये 16 का 52% कितना होता है? 5 रुपये 28 पैसा। ये मुझे डिविडेंड की अमाउंट मिल गई। D0 मिल गया, मुझे रख दिया मैंने D0 की जगह उसकी वैल्यू 5 रुपये 28 पैसा। फिर बोलता है इट्स अर्निंग एंड डिविडेंड हैड ग्रोन एट 4% पर ईयर इन द लास्ट 4 ईयर। पिछले 4 सालों से कंपनी कितना ग्रोथ कर रही है? 4% का, मतलब कंपनी का ग्रोथ रेट कितना है? 1.04 कंपनी का ग्रोथ रेट है ये। लास्ट 4 ईयर से कंपनी क्या कर रही है? इतना ग्रोथ कर रही है क्या? हाँ जी सर, इतना कंपनी लास्ट 4 ईयर से क्या कर रही है? ग्रोथ कर रही है। और आगे लिखा है द रिक्वायर्ड रेट ऑफ आर द एक्सपेक्टेड टू ग्रोथ एट द सेम रेट इन द लॉन्ग रन। और आगे भी इसी रेट से ग्रोथ करेगा क्या? मतलब ये इन्फिनाइट पीरियड के लिए ग्रोथ रेट दे रखा है, तो इसके पावर में 4 वगैरह मत करते बैठना। ये सर 4 साल दिया ना, अरे वो पिछले 4 साल से चल रहा है और आने वाले भी सालों में यही चलने वाला है, राइट। तो ये आपका इन्फिनाइट पीरियड का ग्रोथ रेट ऑलरेडी दिया हुआ है। ये मल्टी स्टेज नहीं है, ये सिंगल ग्रोथ फेज है सिर्फ। अच्छा, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? R। तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आपको दिया है कितना? 12% माइनस आपका जो ग्रोथ रेट था वो था 0.04। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे 5.28 इंटू 1.04 एंड इसको डिवाइड कर देंगे 0.08 से, तो आपका आंसर आता है 68.64, 68 रुपये 64 पैसे। दिस इज द योर फाइनल आंसर। किस चीज को लेकर? आपका वैल्यू ऑफ शेयर, करेक्ट। डन। ये वाला भी काय का क्वेश्चन था? ये गॉर्डन ग्रोथ मॉडल का क्वेश्चन था ये, ठीक है। और एग्जाम में आ गया तो दिल बोलना गार्डन गार्डन हो गया, गॉर्डन मॉडल आया तो गॉर्डन ग्रोथ मॉडल। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसकी अगले क्वेश्चन की, तो अगला सवाल है आपका अ कंपनी इज पेइंग अ डिविडेंड ऑफ ₹2 पर शेयर। कंपनी 2 रुपए का क्या कर रही है? डिविडेंड दे रही है, राइट। तो आपको डिविडेंड पता चल गया, डी की अमाउंट। द डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रोथ 15% एनुअली फॉर 3 साल। अरे बाप रे, यानी कि आपको पहला ग्रोथ रेट दिया है क्या? कितने साल के लिए? 3 साल के लिए, यानी कि पक्की बात है, मल्टी स्टेज वाली बात हो रही है यहाँ पर। अच्छा, एंड देन उसके बाद फिर और ग्रोथ होता है बोलता है, लेकिन ये भी कितने साल के लिए होता है? फिर 3 साल के लिए होता है। मतलब G2 फिर स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए दिया है क्या? एंड विच इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 5% एनुअली फॉर एवर, मतलब ये G3 दे दिया क्या? कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर, नहीं जानी चाहिए दिक्कत। अब इसमें आपको 2 चीज बोलता है, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द शेयर इफ कैपिटलाइजेशन रेट इज 9%। तो कैपिटलाइजेशन रेट अगर 9 मतलब R की वैल्यू दी है। और सेकंड पॉइंट बोलता है डिटरमाइन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द शेयर इफ इट इज हेल्ड फॉर द 3 ईयर्स, राइट। अगर ये 3 साल के लिए हेल्ड करते हैं तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले तो इसका सॉल्यूशन करना है। चलो, अब क्योंकि छोटे से यहीं के सॉल्यूशन नहीं होगा, तो इसके सॉल्यूशन के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ एक पूरे फ्रेश पेज पे। तो आपके पास डेटा लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है तो डेटा याद कर लीजिए या लिख लीजिए अपने पास डेटा पूरा, क्या क्या गिवन है। चलिए, यही सवाल था आपका, करेक्ट। तो यहाँ पर हमने सवाल ला लिया है। नाउ अब इस सवाल का क्या भी स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन, करेक्ट। तो थोड़ी सी स्क्रीन को यहाँ छोटी कर दिया जाए। होप सभी के पास गिवन डेटा लिखा हुआ है। चलिए, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे स्टार्ट, बिल्कुल करेंगे सर। तो क्या बोलता है कंपनी का, आपको जो डेटा गिवन है, मैं गिवन डेटा लिख लूँ सबसे पहले। क्या आपको डिविडेंड की अमाउंट पता है? हाँ जी सर पता है। डिविडेंड कितना है हमारा? डिविडेंड सर D0 इज इक्वल टू 2 रुपये दिया है सर, ठीक है, पर शेयर। 2 रुपये क्या है ये? पर शेयर। उसके अलावा क्या आपको ग्रोथ रेट दे रखा है? G1 दे रखा है, पहले फेज का ग्रोथ रेट दे रखा है आपको, जिसको हम लोग G1 बोलेंगे। कितना? 15%, वो भी कितने सालों के लिए? फॉर 3 ईयर्स, यस सर। फिर उसके बाद आपको G2 भी दे रखा है। कितना है G2? 10% फॉर अगेन 3 ईयर्स। और G3 भी दे रखा है आपको फॉर 5%। और ये फॉर एवर है क्या? फॉर एवर मतलब इन्फिनिटी पीरियड के लिए आपको दिया हुआ है, यस सर बिल्कुल। अब आपको अगर ये तीनों चीज पता है तो बस आपको क्या करना है, शुरू हो जाना है। अच्छा, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी दिया है क्या? R भी दिया है क्या? यस बिल्कुल, 9%। तो चलिए, अगर मुझे इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालूंगा? तो D0 इंटू 1 प्लस G1 टू दी पावर 1, इसको डिस्काउंट करेंगे 1 प्लस R टू दी पावर 1 से। ये सेम काम 3 साल तक के करना है अपने। D0 इंटू 1 प्लस G1 टू दी पावर 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस R टू दी पावर 2। फिर से
d0 इंटू 1 प्लस g1 टू द पावर 3 एंड 1 प्लस r टू द पावर 3। ये मेरा पहला फेज खत्म हो गया क्या? यहाँ पर मेरा ग्रोथ 1 खत्म। फिर इसके बाद आगे बढ़ना है मैंने, और आगे बढ़कर क्या करना है, अब ये जो मेरा पहले फेज में जहां मेरा ये डिविडेंड खत्म हुआ था, यही मेरा सेकंड फेज अब शुरू हो जाएगा। 1 प्लस g1 टू द पावर 3 और मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस g2 टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस r टू द पावर 4। फिर प्लस अगेन d0 इंटू 1 प्लस g1 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस g2 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस r टू द पावर 5। एंड फिर से आपका d0 इंटू 1 प्लस g1 टू द पावर 3 प्लस 1 प्लस g टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस r टू द पावर 6। ये मेरा सेकेंड फेज भी यहाँ पर खत्म हो गया, और लास्ट अब मैं इन्फिनिटी वाले फेज पर आ गया। तो यहाँ पर जो मेरा लास्ट ये फेज का डिविडेंड आया था वहीं से शुरुआत हो जाएंगे इस फेज के। d0 इंटू 1 प्लस g1 टू द पावर 3 इंटू 1 प्लस g2 टू द पावर 3 एंड 1 प्लस g3 डिवाइडेड बाय r माइनस g3 एंड पूरे के डिवाइड में 1 प्लस r टू द पावर 6। ये इन्फिनिटी पीरियड के लिए आ गया। यानी आपका ये, अगर मैं इसको हाईलाइट आपको दिखाऊँ अलग से, तो ये पहला फेज हो गया आपका, ये हो गया आपका दूसरा फेज, और ये हो गया आपका तीसरा फेज। तो 3 अलग अलग फेज की हम वैल्यूएशंस कर लेंगे। चलो मैं इधर साइड में ही, ज़्यादा दूर नहीं जाता, इधर साइड में ही इसका मैं नंबर कैलकुलेशन या फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करके दिखाता हूँ। और आप अपने कैलकुलेशंस ना, अगर सिंपल करना है, आपको बार बार ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी है, तो आप ना पहले ऊपर वाले नंबर्स को सॉल्व करते हुए चलो। कैसे, जरा पहले देख लो, अच्छे से समझ लो, सुन लो। जैसे आपको पता है d0 कितना है, अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू रखना है तो आप डायरेक्ट कैलसी पर वैल्यू रख सकते हो। कैसे, मैं डायरेक्ट आपको कैलसी पर बताऊँ तो 2 रुपये में पहले मैं ग्रोथ कर रहा हूँ 15% की, तो मैंने डायरेक्टली 15% ऐड कर दिया, तो मुझे पहले साल का डायरेक्टली ये वैल्यू पता ही चल गया कितना, 2 रुपये 30 पैसा, 2 रुपये 30 पैसा। ये पहले साल की डायरेक्ट वैल्यूज पता चल गई मुझे, राइट। प्लस अब इसी में दूसरे साल भी 15% की ग्रोथ होनी थी, तो प्लस मैंने फिर से डायरेक्ट 15% कर दिया। हाँ, अगर आपको सॉल्यूशन लंबा करना है, थोड़ा सा ऐसा प्रेजेंटेशन और पूरी डिटेल फिगर, तो एक एक फिगर रख के करो सॉल्व। और ऐसा कि थोड़ा अभी मेरे को समय कम है और रिवाइज करवाना है, तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा जल्दी शॉर्टकट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं कंटिन्यूसली प्लस कर करके फिगर लिखते जा रहा हूँ। ये दूसरे साल का डिविडेंड आ जाएगा 2.65, फिर इसी में और प्लस कर दिया 15%, तो तीसरे साल का आ जाएगा 3.04। अब 3 साल मतलब पहला फेज खत्म, अब यहीं से दूसरा चौथा फेज शुरू होगा। अब यहाँ, लेकिन यहाँ से ग्रोथ रेट बदल गया, अब 3.04 जो ये आया था, अब नेक्स्ट जो ग्रोथ होगा वो 10% के हिसाब से होगा। तो इसी में प्लस कर देता हूँ मैं, प्लस 10%। तो नाउ चौथे साल में आपका डिविडेंड का अमाउंट कितना आ जाएगा, 3.35 पैसा, राइट। फिर उसके बाद चौथे साल में फिर इसमें और 10% प्लस, क्योंकि ये 10% अब 3 साल के लिए था। ओके, कितना आता है ये 3.68। इन सब के बेस में आने वाला है। मैं सब पहले अभी न्यूमरेटर को सॉल्व कर रहा हूँ, फिर डिनोमिनेटर को भी कर लेंगे। तो 3.68 में फिर प्लस कर देंगे हम लोग क्या, 10%। 3 साल तक ये भी 10% ग्रोथ होना था, तो 4.05। यस, यहाँ पर भी खत्म। और इसके बाद अब लास्ट वाला जो फेज रहेगा उसमें भी आपका फिर आप कितने से 6 साल तक का हिसाब हो गया क्या? यस। अब 7वें साल में जो डिविडेंड मिलेगा उसमें 5% का ग्रोथ आएगा, तो इसी वैल्यू में मैं प्लस कर देता हूँ 5%, राइट। तो कितना आता है ये 4.25। यानी कि मेरे को ऊपर की वैल्यू पूरी सॉल्व हो गई क्या? यानी जो इतने लंबे लंबे फॉर्मूले लिखे थे, सिंपली आपको बस डिविडेंड बढ़ाते हुए चलना था, जो परसेंटेज है वो। अच्छा, अभी डिस्काउंट करना है, तो यहाँ पर भी मैं कैलसी पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1 प्लस आर। आर की वैल्यू पता है क्या, मतलब 1.09। तो 1.09 हमने इसको क्या करना है, डिस्काउंट करना है, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.09, ठीक है। पहले साल के लिए तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर जैसे मैं डिस्काउंट करता हूँ तो 0.91। ये अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर आप 3-4 डिजिट लिखोगे तो वैल्यूज क्या होंगी आप लोगों के, लाइक यहाँ पर वैल्यूज क्या होंगी आप लोगों के, फ्लक्चुएट हो सकती है। क्यों? क्योंकि हम राउंड ऑफ वैल्यू लिख रहे हैं। या तो आप क्या करो, ऐसा पूरा इसका फैक्टर निकाल के लिखते जाओ, जैसे मैं फैक्टर यहाँ पर निकाल रहा हूँ सबके,
या तो आप इस तरीके से उसके फैक्टर्स पहले पूरे निकाल दो लाइन से, करेक्ट। या फिर अगर फैक्टर नहीं निकालना है आपको तो सीधा क्या भी कर सकते थे, अगर आपको फैक्टर नहीं निकालना है तो सीधा मैं कर सकता था कि 2.3 डिवाइडेड बाय 1.09, ये एक ही साल के लिए डिस्काउंट करना था तो इसकी वैल्यू 2 रुपये 11 पैसे आ जाती। कितनी आ जाती इसकी वैल्यू? 2 रुपये 11 पैसे। अगर मैं ये फैक्टर को नीचे में नहीं भी लिखता और डायरेक्ट सॉल्व करता तो इसको डिस्काउंट करने पर कितना आता? 2 रुपये 11 पैसे। ये मैं डायरेक्ट भी कर सकता था और ये ऐसा फैक्टर के बाद भी कर सकता था, दोनों से आप चेक कर लोगे तो आंसर सेम ही आएगा। 2 रुपये 30 पैसा डिवाइडेड बाय 0.917, तो भी आपको सिमिलरली ज़्यादा मिल रहा है क्या? अच्छा डिस्काउंट नहीं है, मुझे कंपाउंड करना है ना। ये 1 प्लस आर टू दी पावर 1 की वैल्यू कितनी आती है? 1.09, 1.09 की वैल्यू लेना है अपने को। तो 1.09 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? ये 2.1111 ही आता है। और फिर यहाँ पर आपको ये डिस्काउंट नहीं करना था, कंपाउंड करना था, क्योंकि 1 प्लस आर टू दी पावर है तो 1.09 इंटू इक्वल्स टू, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाती है? 1.1881। या फिर डायरेक्टली आप ये भी कर सकते थे 2.65 डिवाइडेड बाय 1.09, 1 साल 2 साल, तो इसकी वैल्यू कितनी आएंगी? 2.23। या फिर आप ऐसा सॉल्व कर लो 2.65 डिवाइडेड बाई 1.1881, दोनों वे से आप देखोगे तो आपको आंसर सेम ही देखने को मिलेगा। तीसरा, इसको या तो मैं डायरेक्टली क्या कर दूं 3.04 डिवाइडेड बाय 1.09, 1 साल 2 साल 3 साल, तो 3 साल के लिए अगर डिस्काउंट करूँ तो 2.35, राइट। या फिर मैं इसको ऐसा भी कर सकता था, यहाँ पर पहले वैल्यू निकालना पड़ेगा। 1.09 इंटू 1 साल हुआ, 2 साल 3 साल, 3 साल के लिए कंपाउंड करूँ तो इसकी वैल्यू आती है 1.2950। तो 3.04 डिवाइडेड बाय 1.29, 3.04 डिवाइडेड बाय 1.2950, तो 2.35, लगभग सिमिलर आंसर आ रहे हैं, करेक्ट। यानी इन शॉर्ट आपको इसको क्या करना है, ये 3 इसको 1.09 टू दी पावर 4 से डिस्काउंट करना है, 1.09 टू दी पावर 5 से। या तो आप वैल्यू निकाल कर करो या बस रहने दो ऐसी वैल्यू और डायरेक्ट कैलकुलेटर पे निकाल कर आंसर को लिखते चलो, राइट। तो चलो मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिखते हुए चल रहा हूँ। तो जब 35 को मैं डिस्काउंट करूँगा 1.09 से, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएंगी? यहाँ पर वैल्यू आ जाएंगी आपकी 2.37 प्लस, अब 3.68 को डिस्काउंट कर रहा हूँ, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, तो यह आ जाता है 2.39। फिर उसके बाद 4.5 को डिवाइड 1.09, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल, तो ये आ जाता है आपका 2.41। और लास्ट अब फेस पर आ गया मैं अपने ये इन्फिनिटी वाले पीरियड पर। तो इसमें मुझे r माइनस क्या करना था? G3 करना था क्या? तो मेरा G3 कितना था? 0.05 एंड द होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर टू दी पावर वही 6, मतलब कि r की वैल्यू कितनी थी? 1.09 टू दी पावर 6। तो इसको सिंप्लीफाई करूंगा, 4 रुपये 25 पैसे डिवाइडेड बाय 0, 4 रुपये 25 पैसे को मैंने पहले इसको सिंप्लीफाई किया तो कितना आ गया? ये आ गया 106 रुपये 25 पैसा। और इसको भी मैं 1.09 टू द पावर 6 डिस्काउंट कर दूँ इसको तो 1.09, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल, तो 63 पॉइंट, इसका भी आंसर कितना आ जाता है? 63.35। चलो सबको ऐड कर देते हैं, इनकी टोटल कितनी आ गई? 2.11, 2.23, 2.35, तो इसकी टोटल आ जाती है 6 पॉइंट। यानी पहले फेज में जो प्रेजेंट वैल्यू है 3 साल के बाद इतनी है, और दूसरे फेज में 2.37 प्लस 2.39 प्लस 2.41, तो इसकी आ जाती है हमारे पास कितनी वैल्यू? 77.17। और ये तीनों को आपस में जोड़ दूं तो मुझे P0 की वैल्यू मिल जाएंगी। हाँ जी सर, बिल्कुल मिल जाएंगी। कितनी? 77.21। ये निकल गया आपका क्या? व्हाट इज द, क्वेश्चन में आपको पूछा था, क्या पूछा था? व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द शेयर इफ कैपिटलाइजेशन रेट, तो 77 रुपये 21 पैसे उसकी प्रेजेंट वैल्यू आती है, करेक्ट। अच्छा, अब सेकंड पार्ट में क्या बोला था? डिटरमाइन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द शेयर इफ इट इज हेल्ड फॉर 3 ईयर्स।
अगर 3 साल के लिए ही हेल्ड करता तो उसकी वैल्यू क्या आती। अच्छा ये वैल्यू कब के लिए आ रही है, ये 6 साल की वैल्यू आ रही है क्या, ये जो वैल्यू है कितने साल की वैल्यू है, ये 6 ईयर के लिए निकली है क्योंकि 6 साल तक हेल्ड किया। तो इसको मैं सेकेंड वाले पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ, तो सेकेंड वाले पार्ट को अगर मैं सॉल्व करूँ तो इसकी अगर मैं वैल्यू की बात करूँ तो वैल्यू एट द एंड ऑफ द 6th ईयर, तो 6th ईयर के एंड में इसकी वैल्यू कितनी थी 77.21। वैल्यू एट द एंड ऑफ द 6th ईयर इतनी वैल्यू थी क्या, लेकिन मुझे पहुंचना कहाँ है, मुझे निकालना है अगर वैल्यू एट द एंड ऑफ द अगर मैं बात करूं किसकी 3rd ईयर के एंड में वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी। अगर मुझे 3rd ईयर की वैल्यू की अगर एंडिंग निकालना है तो हम एक काम ये कर सकते हैं, राइट। पहले तो हमारा 3rd ईयर का अगर आप देखोगे तो टोटल इतना हमारे पास क्या हुआ है, वैल्यू जनरेट हुआ है। वैल्यू एट द एंड ऑफ द 3rd ईयर निकालना है तो मेरे को जो स्टार्टिंग के 3 साल में जो डिविडेंड मिला है वो कितना मिला है, 6.69 का डिविडेंड मिला है क्या। आप लोगों का वैल्यू एट द एंड ऑफ द 3rd ईयर की अगर मैं बात करूं तो 6.69 करेक्ट। ये क्या था, आपका डिविडेंड का अमाउंट था, लेकिन जो शेयर का अमाउंट था वो भी तो हमें देखना पड़ेगा। तो अगर मैं सिर्फ देखूं कि मैं डिविडेंड मुझे 3 साल में 6.69 मिला है, अच्छा लेकिन ये टोटल वैल्यू किसके एंड की है, ये टोटल वैल्यू है एट द एंड ऑफ द 6th ईयर। अच्छा एक तरीका हो सकता है, हालांकि इसमें हम एकदम परफेक्ट नहीं बोल सकते कि जो अभी वैल्यू निकल रहा वही आंसर है, बट एक तरीका हो सकता है। क्या हमें ये चीज पता है क्या, जो बाद के 3 साल है मतलब यहाँ पर कितनी वैल्यू जनरेट हुई है, टोटल मिला के 7 रुपये 17 पैसे। अगर मैं इसमें से हटा दूं यानी टोटल जो एंड पर वैल्यू थी उसमें से मैं लेस कर दूं वैल्यू एट सेकेंड फेज, मतलब वैल्यू एट प्रेजेंट वैल्यू एट 4th ईयर 5th ईयर और 6th ईयर, ये यहाँ पर जो प्रेजेंट वैल्यू आई थी इनकी इतनी आई थी क्या 7 पॉइंट। अगर इसको मैं यहाँ से हटा दूं तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि टोटल यानी कि ये आपके पास 6 साल का डेटा है, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, 5वां साल, 6वां साल। हमें अभी यहाँ की वैल्यू पता है 7721 है। अच्छा हमें यहाँ तक की यहाँ के डिविडेंड की बस वैल्यू पता है 6.69 है, और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू पता है 7 पॉइंट कितनी है 17 है। तो अगर मैं 77.21 में से अगर 7.17 को हटा दूं तो क्या मैं यहाँ के एंड की वैल्यू पर पहुंच सकता हूँ। तो यहाँ से अगर मैं माइनस कर दूं तो क्या एट द एंड ऑफ द ईयर मुझे वैल्यू पता चल जाएगा, लगभग 70 रुपये आई गेस 4 पैसे। तो ये मेरा क्या निकलेगा, वैल्यू एट द एंड ऑफ द 3rd ईयर की अगर मुझे टोटल वैल्यू देखना है तो 70 रुपये 4 पैसे मेरी टोटल क्या आनी चाहिए, एट द एंड ऑफ द 3rd ईयर मेरी इतनी वैल्यू आनी चाहिए। यानी हमने क्या किया, हमने ये जो बीच का मतलब कि ये वाले ड्यूरेशन थे यहाँ की वैल्यू को रिमूव कर दिया, यानी ये वैल्यू को रिमूव कर दिया, यहाँ पर जो भी प्रेजेंट वैल्यू आ रही थी तो मुझे यहाँ की एक वैल्यू पता चल गई। ठीक है, हालांकि ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, बट यही हमारे पास टेक्निक है यहाँ पर क्या निकालने के लिए, 3rd ईयर के एंड की वैल्यू निकालने के लिए। अब क्यों एक्यूरेट नहीं है बोल रहा हूँ, क्योंकि जो लास्ट ईयर में जो वैल्यूएशन हुआ है इसमें तो भैया ये ग्रोथ मॉडल वो जो बीच के भी फैक्टर ऐड होकर आया है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक्यूरेट तो नहीं है, लेकिन हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। इसलिए हमें जो सेकेंड वाला आपका जवाब था कि एट द एंड आंसर बताओ कि वैल्यू कितना रहेगा, तो 70 रुपये 4 पैसे उसका आंसर रहेगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपने इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। तो होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर है, राइट। तो ये वाले क्वेश्चन की हम लोगों ने भी बात किया। आगे बात करें हम लोग एक और क्वेश्चन जहां पर आप लोगों को, ठीक है, जहां पर आप लोगों को ये क्वेश्चन आप लोगों का एच मॉडल से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है, एच मॉडल से रिलेटेड। अभी जो हमने क्वेश्चन देखा था ये आपका 3, अच्छा मैंने अभी आपको 3 फेज का बताया, अगर 2 स्टेज आ गया तो सेम ही करना है क्या, उल्टा उसमें तो एक और स्टेप कम हो जाएंगे आपके, राइट। तो इसको आप 2 स्टेज समझ लो या 3 स्टेज समझ लो। यानी मैंने मल्टी स्टेज ग्रोथ मॉडल के ऊपर भी एक क्वेश्चन अभी आपके साथ डिस्कस किया हुआ था। अच्छा लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्या बोलता है, कैलकुलेट द दीवान कंपनी शेयर विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन द वैल्यू ऑफ डिविडेंड रिसीव्ड इन द प्रेजेंट ईयर ₹25। मतलब आपको D0 की अमाउंट पता है क्या, उसके अलावा द रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय द इन्वेस्टर इज 8%, मतलब कि R की वैल्यू पता है क्या, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मतलब R पता है आपको,
यस। और आप लोगों को लॉन्ग टर्म का ग्रोथ रेट पता है क्या? हाँ जी सर, लॉन्ग टर्म का ग्रोथ रेट कितना गिवन है आपको? लॉन्ग टर्म का ग्रोथ रेट जिसको हम लोग GN बोलते हैं, GN का मतलब होता है ग्रोथ एट नॉर्मल रेट, एंड उसके बाद शॉर्ट टर्म ग्रोथ रेट मतलब कि GA भी दिया हुआ है क्या आपको? और हाई ग्रोथ पीरियड कितना है आपका? 5 ईयर। लेकिन जब मैं H की वैल्यू निकालूंगा तो N डिवाइडेड बाय 2 करके निकालना पड़ेगा, हाफ, मतलब कि 5 साल टोटल पीरियड है, डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो 2.5 मुझे H की वैल्यू कंसिडर करना है। अच्छा, हमारा फॉर्मूला क्या था? अगर मुझे प्राइस निकालना है H मॉडल से तो D0 इंटू, ठीक है, 1 प्लस जो भी आपका नॉर्मल ग्रोथ रेट था वो, राइट, क्या था आपका जो भी नॉर्मल ग्रोथ था वो, एंड प्लस इसमें क्या प्लस कर देंगे हम फिर से D0, लेकिन अब यहाँ पर हम D0 इंटू क्या करेंगे H, अब यहाँ जगह कम है इसलिए मैं इसके नीचे कंटिन्यू कर रहा हूँ फॉर्मूला, अब नॉर्मल ग्रोथ रेट माइनस नॉर्मल ग्रोथ रेट एंड द होल डिवाइडेड बाई R माइनस नॉर्मल ग्रोथ रेट। तो अब यहीं पर अगर मैं सारी वैल्यूज पुट कर दूं, D0 कितना है हमारे पास 25, 1 प्लस GN, तो GN कितना है आपके पास 5%, तो इसको मैं 1.05 लिख सकता हूं। अच्छा, D0 की वैल्यू कितनी है 25 इंटू हमारा ये H की वैल्यू कितनी निकली थी 2.5, एंड GA कितना है हमारा 0.12 माइनस 0.05 होल डिवाइडेड बाई R कितना था हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 0.08 माइनस 0.05। बस अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, करेक्ट, क्या करना है इसको आप लोगों ने सिंप्लीफाई करना है। चलो, तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो 25 इंटू 1.05 तो कितना आ जाएगा ये 26.25 प्लस फिर 25 इंटू अगेन 25 इंटू 2.5 तो ये हो जाता है आपका 62.5 और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा 0.07 और सबके डिवाइड में क्या है 0.03। P0 इज इक्वल टू 26.25 तो ऐड करेंगे, बट पहले इस ब्रैकेट को भी सिंप्लीफाई कर देते हैं 0.07, तो ये आ जाएगा आपका 4.38 या 375 है, मैं 38 लिख रहा हूँ राउंड फिगर करके। और आपका इसी टर्म को अगर हम आगे और सिंप्लीफाई करें तो 26.25 तो ये हो जाएगा आपका 30.63 डिवाइडेड बाय 0.03 तो ये आ जाएगा आपका P0 इज इक्वल टू 1020 रुपीज़ 83 पैसा आता है क्या? तो यानी H मॉडल से आपका प्राइस कितना आना चाहिए? तो यूजिंग द H मॉडल आपका प्राइस आना चाहिए 1000 कितना है ये 20 रुपया 83 पैसा। ये आपका क्या आना चाहिए था, आंसर आना चाहिए था थ्रू द H मॉडल, राइट। अगर H मॉडल के क्वेश्चन आए तो आप लोगों ने इस तरीके से सॉल्व करना होगा, राइट। क्लियर है चीज? तो यहाँ पर आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इस पर्टिकुलर मॉड्यूल से इतने क्वेश्चंस करने हैं। चलो, मैं आप लोगों को कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर सेट पर लेके चलता हूँ और कुछ दूसरे जो कॉलेजेस के अंदर जो पेपर सेट आ चुके हैं उसमें मॉड्यूल नंबर 2 पर कैसे क्वेश्चन ड्राफ्ट किया है मैं उधर भी ले चलता हूँ। चलिए, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारे मॉडल टेस्ट क्वेश्चन पेपर पे, ठीक है। तो मॉडल टेस्ट क्वेश्चन पेपर में देखिए आपको क्या दिया गया है। ये क्वेश्चन था, संगम इंटरप्राइजेस रिसेंटली पेड एनुअल डिविडेंड 3.5 रुपए का, मतलब कि D0 दे दिया है क्या? फॉर द शेयर अर्निंग फॉर द सेम वॉज ₹7, मतलब कि आपका अर्निंग पर शेयर भी दिया है क्या? यस। और उसके अलावा बोलता है इक्विटी शेयर पोजेसिंग सेम काइंड ऑफ रिस्क इज प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, मतलब R भी दे दिया है क्या? एंड डिविडेंड आर एक्सपेक्टेड टू ग्रोथ 10% पर ईयर इन्फिनिटी, मतलब कि आपको ग्रोथ रेट भी दे दिया क्या नॉर्मली, करेक्ट। अब बोलता है कैलकुलेट द संगम नॉर्मल प्राइस अर्निंग रेशियो, आपको इसका पी रेशियो निकालने बोला है क्या? ठीक है, पी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग प्राइस पर शेयर। तो अब मुझे इसका अर्निंग पर शेयर तो पता है, एक शेयर पे कितना अर्न करता है दिया है क्या 7 रुपए, 7 रुपए ये अर्निंग पर शेयर है क्या, बट मार्केट प्राइस पर शेयर नहीं पता, लेकिन मैं मार्केट प्राइस निकाल सकता हूं क्योंकि इनका ग्रोथ रेट कांस्टेंट है क्या, ठीक है, इनका ग्रोथ रेट कांस्टेंट है क्या, कितना है 10%। तो कांस्टेंट ग्रोथ रेट के लिए हम गॉर्डन मॉडल इस्तेमाल करते हैं क्या? यस, अगर मेरा ग्रोथ रेट कांस्टेंट हो तो गॉर्डन मॉडल इस्तेमाल करते हैं। तो गॉर्डन मॉडल से मैं प्राइस निकाल दूं, इसकी प्राइस पता चल जाएंगे, इसकी प्राइस क्या चल रही है। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, D0 इंटू 1 प्लस ग्रोथ डिवाइडेड बाय R माइनस जी,
तो यहाँ D0 कितना दिया, 3.5 रुपये, और 1 प्लस अगर मैं ग्रोथ की बात करूँ तो ग्रोथ रेट 10 था तो 1.10 डिवाइडेड बाय आर कितना है मेरा, रिक्वायर्ड रेट कितना है 12% माइनस 0.10। अब इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 3.5 रुपये डिवाइडेड बाय 1.10, तो ये हो गया 3 रुपये 85 पैसा डिवाइडेड बाय 0.02, तो 0.02 करता हूँ तो 192 रुपया 50 पैसे आ जाता है। ये क्या निकल गया उसका प्राइस। तो अब प्राइस भी पता चल चुका है क्या, 192 रुपये 50 पैसे अगर उसकी प्राइस है और अर्निंग पर शेयर 7 रुपीज है तो पी रेशो कितना आना चाहिए, 27.5 टाइम्स। देखो देखने के लिए दिख रहा था कि यार सिर्फ हमको पी रेशो पूछा है, लेकिन अल्टीमेटली उसने वैल्यूएशन वाला क्वेश्चन पूछा था, गॉर्डन ग्रोथ मॉडल से। समझने की बात थी यहाँ पर, हमें ऐसा क्वेश्चन के अंदर हिडन इन्फॉर्मेशन 16 मार्क वो ऐसी थोड़ी दे रहा है आपको, ठीक है, आपको दिमाग लगवा रहा है 16 मार्क्स के लिए भी। भले ही देखने में जिसको क्लिक हो गया, अरे यार इत्तू सा पूछा था, लेकिन इत्तू से क्लिक भी तो होना चाहिए। कई लोगों को क्लिक भी नहीं हो पाता एग्जाम में, क्या अरे गॉर्डन वाला था, बाद में कोई बताता अच्छा गॉर्डन वाला था क्या, अच्छा वो तो था इजी, लेकिन एग्जाम में क्लिक नहीं होता, इस वजह से हमें इजी क्वेश्चन भी फिर टफ लगने चालू होते हैं। करेक्ट, तो होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। अच्छा एक और क्वेश्चन है हमारे ही मॉडल टेस्ट पेपर का, ठीक है, ये तो आपका एक्सपेक्टेड, ये उसका होना चाहिए स्टैंडर्ड एविएशन, मतलब मॉड्यूल 3 का क्वेश्चन है, यहाँ गलती से आ गया क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट आप लोगों का ये रहा अ कंपनी, ये सेम क्वेश्चन अब भी किया था कि सॉल्व 2 रुपये पर शेयर 15 शुरुआत के 3 साल, पूरा एज इट इज क्वेश्चन सेम सॉल्व करके दिया हूँ क्या अभी, राइट। तो ये हमारे कोचिंग के मॉडल टेस्ट पेपर के कुछ क्वेश्चंस हो गए। मैं और भी क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलता हूँ। चलिए एक और हम क्वेश्चन पेपर साइड की तरफ चल रहे हैं और एक और क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, दिस वन आपके मॉड्यूल 2 के लिए, राइट। अगेन देख लो इसकी इंपॉर्टेंस हर जगह आ रहा है। सेम क्वेश्चन अभी जब हमने डिस्कस किया है, क्या सॉल्व भी किया है, हमारे मॉडल टेस्ट पेपर में भी है, और ये सेम क्वेश्चन किन्होंने भी पूछा हुआ है, त्रिपुरा इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट, इन्होंने भी ये सेम क्वेश्चन पूछ रखा है, तो फिर से समझाने की जरूरत है, नो। ओके, फिर द करंट डिविडेंड ऑन द, आपको करंट डिविडेंड बता रहा है 30 मतलब 3 रुपए। आप यू आर एक्सपेक्टेड टू एंजॉय द अबव नॉर्मल ग्रोथ रेट, मतलब कि आपको एच मॉडल का क्वेश्चन है क्या, आपको D0 दे दिया है, आपको एंजॉय अबव द नॉर्मल ग्रोथ रेट, मतलब कि आपको 40% क्या दे दिया है, GA दे दिया है क्या, अरे 5 साल का पीरियड है, मतलब अगर मैं H की वैल्यू निकालूं तो 5 साल डिवाइडेड बाय 2 मतलब 2.5, और बोलता है उसके बाद देयर आफ्टर द ग्रोथ रेट विल फॉल, और स्टेबलाइज हो गया कितने पर, मतलब ये नॉर्मल ग्रोथ रेट है क्या, और ये R है क्या, तो आपको फॉर्मूले में वैल्यू रखना है क्या, D0 इंटू 1 प्लस GN प्लस D0 इंटू 1 प्लस GA माइनस GN होल डिवाइडेड बाई R माइनस GN, यही फॉर्मूला होता है क्या ग्रोथ मॉडल। यस सॉरी, यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय H भी आएगा, D0 के साथ क्या मल्टीप्लाई करना था, H, तो यहाँ पर मेरा डिविडेंड कितना था 3 रुपये, और नॉर्मल ग्रोथ रेट मेरा 1 पॉइंट कितना है 12%, 1.12 प्लस D0 3, और हमारा ये जो H की वैल्यू मैंने क्या बोला 2.5 है, 2.5 कैसे आया, जो अबव जो आपका नॉर्मल पीरियड था, एबनॉर्मल पीरियड था, उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दो, हाफ ईयर, अच्छा मल्टीप्लाइड बाय 0.40 माइनस 0.12 होल डिवाइडेड बाय 0.15 माइनस 0.12। अब सिंप्लीफाइड करूंगा तो ये ब्रैकेट अलग है, ये ब्रैकेट अलग है, पहले इन ब्रैकेट्स को आपस में सिंप्लीफाइड करना, तो 3 इंटू 1.12 तो 3 रुपये 36 पैसा प्लस 3 इंटू 2.5 मतलब इसको मल्टीप्लाइड करने पर 7 आ गया, और ब्रैकेट के अंदर 0.40 में से 0.12 को अगर माइनस करेंगे तो 0.28 होल डिवाइडेड बाय 0.15 माइनस 0.12 0.03, तो 7 इंटू 0.28 1.96 डिवाइडेड बाय 0.03, तो अगर प्लस कर दो इसमें तो 5.32 डिवाइडेड बाय 0.03, तो आपका आंसर 177 रुपये 33 पैसा अप्रॉक्स आना चाहिए, राइट। कितना 177.33, सिंपलीफाइड करके आंसर आना चाहिए, करेक्ट ये वाला। चलिए एक और क्वेश्चन पेपर सेट की तरफ चलते हैं जो यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी आ चुका है, करेक्ट। ये रहा यूनिवर्सिटी का आया हुआ क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है ना, सही पेपर पे हो, यस।
यस, तो ये आपका क्वेश्चन है, राइट। क्या पूछा इस क्वेश्चन के अंदर? a large sized chemical company has been expected to grow 15% पर for next, यानी कि आपको जीवन दे दिया, क्या जीवन, लाइफ दे दिया आपको। ये ऐसा क्वेश्चन आया तो लाइफ मिल जाएगी आपकी, क्यों? क्योंकि ऐसा आपको ग्रोथ रेट वाले क्वेश्चन है 2 स्टेज 3 स्टेज, बिल्कुल 16 मार्क आपको अंदर करके आना है इसमें। तो कितने साल के लिए? ये 4 ईयर्स के लिए क्या, यानी पहला फेज मेरा 4 साल तक चलेगा, एंड देन ग्रो इन डेफिनिटी फॉर 5%। फिर इसके बाद से मेरा लाइक ग्रोथ रेट क्या हो गया? इन्फिनाइट हो गया। मतलब ये है 2 स्टेज ग्रोथ मॉडल है, करेक्ट। और रिक्वायर्ड रेट ऑफ, मतलब ये G2 भी दे दिया है क्या आपको? और ग्रोथ रेट कितनी है बोलता है, सॉरी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मतलब R भी दे दिया है क्या? अज्यूम डिविडेंड कितना पे करना है? 2 रुपीज, राइट, सिंस लास्ट ईयर। तो D0 भी दे दिया है आपको, और आपको ये डिस्काउंटिंग फैक्टर निकाल कर ऑलरेडी दे दिया, वो अपन फॉर्मूले में डिवाइड में लेते हैं ना, 1+R, राइट। तो 1+R टू द पावर, ये कंपाउंड हो गया। आपको PVF दिया है, मतलब मल्टीप्लाइड करना है, जो भी वैल्यू आपके पास आ रही है उसे मल्टीप्लाइड करना है। या फिर आप इग्नोर करो ना, आपको तो खुद निकालते आता ही है, आप अपने हिसाब से निकाल लो, जैसा आप फॉर्मूले में सॉल्व करके रखते हो। तो सॉल्व करके देने की जरूरत है क्या? नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि सेम हम ऑलरेडी गो थ्रू करके आए हुए हैं। अच्छा, फिर बी वाला देखो क्या बोलता है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विटी, राइट। आप लोगों को PE रेशो दिया है, इसका मतलब पक्की बात है कहीं तो भी ये वो रेशोज या नेट एसेट्स वाले टेक्निक से पूछ रहा होगा, ठीक है। क्या निकाल के देना है हमने? वैल्यू ऑफ इक्विटी। क्या क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर, पहले इंफॉर्मेशन पूरी रीड कर लेते हैं, और फिर पहले ये समझेंगे कौन से मॉडल से निकालना है। शेयर कैपिटल दिया है क्या? यस। कितने? 50 लाख, और 20 रुपए का एक है, तो अगर मैं डिवाइडेड बाय 20 करूं तो मेरे को नंबर ऑफ शेयर मिल जाएंगे क्या? तो 50 लाख डिवाइडेड बाय 20 करता हूं तो मेरे को नंबर ऑफ शेयर्स कितने पता चल जाएंगे? 2.5 लाख। क्वांटिटी पता चल गई कि 2.5 लाख नंबर ऑफ टोटल शेयर्स है। अच्छा, रिजर्व एंड सरप्लस दिया है। अच्छा, सिक्योर्ड लोन हमारे लिए एक्सटर्नल लाइबिलिटी होती है क्या? क्योंकि ये पैसा हमने बाहर से लोन लिया है 15% के हिसाब से। अच्छा, 12.5% अनसिक्योर्ड लोन है, ये भी हमारी एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। हाँ। अच्छा, फिक्स्ड एसेट्स हमारी टोटल एसेट्स में आ जाता है, इन्वेस्टमेंट भी हमारी एसेट्स है। अच्छा, हमारे बिजनेस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया है क्या? यस। टैक्स रेट भी दिया है कि 30%, और PE रेशो दिया है, राइट। तो हमको वैल्यू निकालना है। अच्छा, मुझे बताओ PE रेशो का इस्तेमाल करके हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? PE रेशो इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है मेरा? मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। मुझे क्या PE रेशो गिवन है 12.5, मार्केट प्राइस निकालना है। अच्छा, क्या अर्निंग पर शेयर के लिए इंफॉर्मेशन दी है क्या? क्या हम यहां से इस गिवन इंफॉर्मेशन से अर्निंग निकाल सकते हैं क्या पर शेयर? हाँ जी, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया है कितना? 25 लाख का। अच्छा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब ही EBIT होता है क्या? इसी को हम क्या बोलते हैं? EBIT बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट को। तो इसमें से पहले क्या माइनस करना चाहिए? इंटरेस्ट की कॉस्ट। तो देखो इंटरेस्ट कहां कहां आ रहा है, ये 25 लाख पर 15% इंटरेस्ट आया है क्या? तो 25 लाख का 15% कितना होता है? 3.75 लाख। और ये 10 लाख का भी 12.5% ब्याज लगेगा क्या? तो 10 लाख का 12.5% कितना होता है? 1.25 लाख। यानी दोनों को जोड़ दूं मैं तो कुल मिलाकर 5 लाख का तो ब्याज ही लग गया। तो मेरा EBT कितना आ जाएगा? EBT कितना आ जाएगा? 20 लाख। 25 में से 5 लाख माइनस करेंगे, फिर EBT में से क्या माइनस करते हैं? टैक्स। कितना था टैक्स? 30%। तो 20 लाख का 30% कितना होता है? 6 लाख। तो मेरे पास EAT कितना बच गया? अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना बच गया? 14 लाख। और EAT डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर करेंगे क्या? 14 लाख डिवाइडेड बाय 2.5 लाख शेयर, तो अर्निंग पर शेयर 5 रुपये 60 पैसे आ जाएगा क्या? ठीक है, अर्निंग पर शेयर 5 रुपये 60 पैसा। तो अगर अर्निंग पर शेयर आ चुका है तो बस रख दो मार्केट प्राइस पर शेयर में, तो फिर वैल्यू कितनी आ जाएगी? इधर चली जाएगा, तो मार्केट प्राइस पर शेयर 12.5 इंटू 5.6, तो आपका आंसर आना चाहिए था मार्केट प्राइस पर शेयर मतलब वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू 70 रुपये। फिर से इजी था, लेकिन अगेन कैच करने की बात थी। क्वेश्चन में डेटा देखा ऐसा, सर करना क्या पता ही नहीं चला। अरे भाई, आपको PE रेशो दिया है, समझ जाना था PE रेशो के अंदर मार्केट प्राइस और अर्निंग पर शेयर यूज होता है। यानी कि मार्केट प्राइस तो नहीं दिया है, निकल सकता है क्या? हाँ, लेकिन उसके लिए अर्निंग पर शेयर निकालना पड़ेगा। तो अर्निंग पर शेयर के लिए इंफॉर्मेशन दिया क्या? ऑपरेटिंग प्रॉफिट काहे दिया? सजाने के लिए थोड़ी दिया होगा, राइट। तो हमको यहाँ से क्लिक हो जाना चाहिए था कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया EBIT, और ये परसेंटेज काहे दे रहा है भाई? कुछ यूज होगा करके तो दे रहा है। अगर इसका यूज ही नहीं होता तो शायद डायरेक्ट सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड वर्ड यूज कर सकता था वो। यानी चाह रहा था कि आप ये EPS निकालो, ये नंबर ऑफ शेयर, एक शेयर का रेट भी बता दिया उसने, ताकि आप यहाँ से क्या कैलकुलेट कर सको। देखो पेपर आते इजी है, ये यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर है, पेपर आते इजी है, बस यही होता है कि पेपर में क्लिक होना चाहिए हमें वो सारी चीजें,
बस वही एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, करेक्ट। तो ये आपका ये भी पेपर क्या हो गया, सॉल्व, राइट। तो चलिए, तो इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन करना था। हम लोग आज एंड करते हैं सेशन, एंड दो नेक्स्ट सेशन में हम लोग आगे बात करने वाले हैं। और जब भी हम लोग नेक्स्ट रिवीजन करेंगे तो हम लोग मॉड्यूल नंबर 3 और 4 का एक साथ ही करने वाले हैं। मॉड्यूल 3 और 4 का मैं रिवीजन अलग अलग नहीं करवाने वाला, 3 और 4 मॉड्यूल का रिवीजन हम एक साथ करेंगे, बिकॉज दोनों भी मॉड्यूल एक दूसरे से कनेक्टेड है। दैट्स वाई हम लोग दोनों मॉड्यूल के अंदर क्या करने वाले हैं, साथ में रिवीजन करने वाले हैं। मतलब नेक्स्ट सेशन हमारा मॉड्यूल 3 और 4 को लेकर रहेगा, और एक बिल्कुल 10 से 15 मिनट का सेशन रहेगा मॉड्यूल 5 के लिए। मतलब मॉड्यूल 5 ज़्यादा लंबा समय नहीं लेने वाला है, तो हम मॉड्यूल 5 में 10-15 मिनट बोल रहे हैं, बट अगर हम इधर उधर से क्वेश्चन करें तो आधा घंटा पौन घंटा सेशन चलेगा ही चलेगा। अगर मैं सारे एग्जाम्स के इधर उधर के क्वेश्चन या आपके अगर कोई डाउट्स वाले क्वेश्चन भी अगर उसमें लेता हूँ, तो यानी अभी हमारा नेक्स्ट समझ लो 2.5 आवर के अंदर हमारा पूरा IIPM का रिवीजन क्या होने वाला है, खत्म होने वाला है। मतलब आप एग्जाम के पहले ये हमारे टोटल 5 to 6 आवर के भी टोटल सेशन अगर करके जाते हो, और आपका थोड़ा बहुत पहले से बेस बना हुआ था, तो आपको एग्जाम में काफ़ी हद तक क्या हो जाएगा, सपोर्ट एंड बेनिफिट मिल जाएंगे। यानी हमने कोशिश किया है कि 5 to 6 आवर्स के अंदर आपका पूरा 5 मॉड्यूल क्या कर सके, कवर कर सके। प्रीवियस जो सेशन हुआ था वो भी 1 आवर्स के अप्रॉक्स था, ये भी 1 आवर्स के अप्रॉक्स है। एंड तो आने वाला जो सेशन होने वाला है वो भी 2.5 आवर के अंदर या 3 आवर्स के अंदर हम खत्म करेंगे, करेक्ट। तो चलो एंड करते हैं सेशन।